हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में क्या चल रहा है अभी बताना भाई। अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है बताना। तो अर्थमेटिक में मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है अभी, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ये दूसरा सीट है। और इस सीट में अभी तक मैंने तुम लोग को 74 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है। अभी जो क्वेश्चन चल रहा है वो लैंग्वेज बेस्ड है। ठीक है मेरे भाई, आज बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सब होने वाला है। ठीक है, अगर मेरे चैनल पे नया हो और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेशन क्या है बना रहेगा और मैं और अच्छी तरीके से क्लास तुम लोग को दे पाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन अब हमारा जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है इस चैप्टर में, वो बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आज हमारा होगा लैंग्वेज बेस्ड। उसको ध्यान से देखना है, समझना है। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 75 क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझना। सवाल नंबर 75 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। सवाल नंबर 75 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई ध्यान से, राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है। ठीक है मेरे भाई, राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है और दूसरा बंदा है एडम, शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। इसके कहने का यह मतलब है कि इसमें 3 बंदा है। एक बंदा है राजू, एक बंदा है राजू, दूसरा बंदा है एडम, दूसरा बंदा है एडम और तीसरा है इसमें रेनू, तीसरा है रेनू। ध्यान से सुनना मेरा भाई, ध्यान से सुनना। राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है। राजू के खाने के बाद जो पिज्जा बचता है, राजू के खाने के बाद जो पिज्जा बचता है, उस शेष पिज्जा का 3/10 भाग एडम खाता है। शेष पिज्जा का 3/10 भाग एडम खाता है। इसके बाद मेरे भाई, एडम के पिज्जा खाने के बाद जो पिज्जा बचता है, जो शेष पिज्जा बचता है, उसको कौन खाता है? रेनू खाता है। रेनू बचा हुआ शेष पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। रेनू बचा हुआ पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन पूछ रहा है अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा हुआ है ये बताओ। अभी भी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा हुआ है ये बताओ मेरे भाई। क्वेश्चन क्या तुमको समझ में आया? कोई पिज्जा का टुकड़ा था, उसको पहले राजू खाता है, कुछ हिस्सा राजू खाता है। राजू के खाने के बाद जो हिस्सा बचता है, उस हिस्सा को एडम खाता है। एडम के खाने के बाद जो हिस्सा बचता है, उसको रेनू खाती है, रेनू। अब रेनू के खाने के बाद जो हिस्सा बचा, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कितना हिस्सा बचा हुआ है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसके खाने के शेष हिस्से को ये खाया, इसके खाने के शेष हिस्से को ये खाया, तो तुम बताओ मेरे भाई क्या ये सक्सेसिव नहीं है? क्या ये सक्सेसिव नहीं है? क्या ये सक्सेसिव नहीं है? तुम बताओ मेरे भाई, ये तो सक्सेसिव का क्वेश्चन हो गया ना, जो मैंने परसेंटेज में बहुत डिटेल में बताया था, परसेंटेज में बहुत डिटेल में बताया था। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम? सक्सेसिव को करने का क्या तरीका है, जिसमें सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो रेशियो मेथड होता है। सबसे बेहतर तरीका जो होता है वो रेशियो मेथड होता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। रेशियो मेथड लगाएंगे हम इनिशियल से फाइनल के बीच में, इनिशियल से फाइनल के बीच में रेशियो मेथड लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब एक एक लाइन को सही से देखो। राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, इसको पढ़ना आना चाहिए और इसका तरीका लगाना आना चाहिए। राजू पिज्जा का 3/8 भाग खाता है, इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआत में अगर पिज्जा 8 यूनिट है, शुरुआत में अगर पिज्जा 8 यूनिट है, 8 यूनिट है, तो उसमें से राजू 3 यूनिट खा गया, 3 यूनिट खा गया 8 यूनिट में से। तो बचा कितना? बचा कितना पिज्जा? बचा कितना? तो 5 यूनिट पिज्जा बच गया, 5 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, बचा कितना? 5 यूनिट बच गया, 5 यूनिट। ठीक है। इसके बाद एडम शेष पिज्जा का 3/10 भाग खाता है। इसका मतलब यह हुआ कि शुरुआत में पिज्जा अगर 10 यूनिट है, शुरुआत में अगर पिज्जा 10 यूनिट है, शुरुआत में अगर पिज्जा 10 यूनिट है, तो एडम जो है वो 3 यूनिट पिज्जा खा जाता है, 3 यूनिट पिज्जा खा जाता है। तो 10 यूनिट में से 3 यूनिट खा जाएगा, तो बचेगा कितना बताना? 7 यूनिट बचेगा, 7 यूनिट, 7 यूनिट बचेगा, 7 यूनिट। ये इनिशियल डाटा इधर आएगा, फाइनल डाटा इधर आएगा, और जो बीच का गैप है वो खा गया, वो चला गया। ठीक है। फिर उसके बाद रेनू जो बचा हुआ है, रेनू जो है वो बचे हुए पिज्जा का 4/7 भाग खाती है। इसके कहने का मतलब कि अगर शुरुआत में अगर 7 यूनिट पिज्जा है, 7 यूनिट पिज्जा है, तो 4 यूनिट खाने के बाद कितना पिज्जा बचा बताना? 4 यूनिट खाने के बाद कितना पिज्जा बच गया? तो 3 यूनिट बच गया, 3 यूनिट। अरे बताओ ना, 7 यूनिट पिज्जा, 4 यूनिट खा गया, तो बचा कितना? 3 यूनिट बच गया, 3 यूनिट। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। बस तीनों रेशियो की यहां पर आपस में गुना कर देना है, तीनों रेशियो की आपस में गुना कर देना है। इस वाले रेशियो की, इस वाले रेशियो की और इस वाले रेशियो की, तीनों रेशियो की गुना कर देगा तो इनिशियल से फाइनल का रेशियो आ जाएगा हमारा फाइनली। ठीक है मेरे भाई, तो रेशियो की गुना करना है, तो अगर क्रॉस कटने वाला है तो काट कुट लो। देखो मेरे 5 से ये 2 मरतबे चला गया,
7 से ये 7 चला गया, अब तो कोई क्रॉस कटने वाला है नहीं, तो फाइनली गुना करेंगे तो 8 दूना 16 आ जाएगा, यहां पे 8 दूना 16 आ जाएगा, और इधर से कितना आएगा 3 यूनिट आ जाएगा, 3 यूनिट। इसके कहने का क्या मतलब हुआ, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ये इनिशियली डाटा है इनिशियली, और ये क्या है फाइनली डाटा है फाइनली। यानी शुरुआत में अगर पिज्जा 16 यूनिट था, 16 यूनिट था, 16 यूनिट था, तो 3 बार खाने के बाद राजू को, एडम को और रेनू के खाने के बाद फाइनली पिज्जा कितना बचा हुआ है, ये तीनों बंदा को खाने के बाद पिज्जा कितना बचा हुआ है, 3 यूनिट बचा हुआ है, 3 यूनिट। शुरुआत में अगर 16 यूनिट पिज्जा था तो तीनों के खाने के बाद फाइनली पिज्जा कितना बचा हुआ है, 3 यूनिट बचा हुआ है, 3 यूनिट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अभी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है, यानी पिज्जा का कितना भाग शेष बचा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तुम बता मेरे भाई इनिशियली पिज्जा कितना था, इनिशियली पिज्जा था 16 यूनिट, 16 यूनिट, और 3 बंदे के खाने के बाद बचा कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट। तो पिज्जा का 3/16 भाग बचा हुआ है, 3/16 भाग बचा हुआ है। ये सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 मिनट, मोबाइल दे दे, मोबाइल से ना अपलोड है। चलो मेरे भाई क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगले सवाल को देखते हैं, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। अगले सवाल को देखते हैं मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस सवाल को। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना। 70,200 रुपये को ए बी सी के बीच में बांटा गया है, ए बी सी के बीच में बांटा गया है। 70,200 रुपये को ए बी सी के बीच में बांटा गया है। ठीक है, ए को बी प्लस सी का 4/5 हिस्सा प्राप्त होता है, ए को बी प्लस सी का 4/5 हिस्सा प्राप्त होता है। इसके कहने का मतलब बी प्लस सी को अगर 5 यूनिट पैसा प्राप्त होता है तो ए को उसके मुकाबले में 4 यूनिट पैसा प्राप्त होता है। ये ए से बी प्लस सी का रेशियो है, ये ए से बी प्लस सी का रेशियो है। इसी प्रकार क्वेश्चन आगे कह रहा है कि बी को ए प्लस सी का 2/11 राशि प्राप्त होता है, यानी ए प्लस सी को अगर 11 यूनिट पैसा प्राप्त होता है तो बी को उसकी तुलना में 2 यूनिट पैसा प्राप्त होता है, बी को उसकी तुलना में 2 यूनिट पैसा प्राप्त होता है। यह बी का ए प्लस सी से प्राप्त राशि का रेशियो है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है सी का हिस्सा कितना है ये बताओ, क्वेश्चन पूछ रहा है सी का हिस्सा कितना है ये बताओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसमें मान के काम करता हूं कि ए को मिलने वाला राशि ए रुपया है, बी को मिलने वाला राशि बी रुपया है, बी रुपया है, और सी को मिलने वाला राशि सी रुपया है। ठीक है मेरे भाई, सी रुपया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ए को मिलने वाला राशि ए रुपया है, बी को मिलने वाला राशि बी रुपया है, और सी को मिलने वाला राशि सी रुपया है। अब इस तीनों के बीच में जो पैसा बटा गया है, यही पैसा का योगफल, इस तीनों के बीच में जो पैसा बटा गया है, इसी तीनों के बीच में जो पैसा बटा गया है, इसी तीनों पैसा का जो योगफल है, इसी 3 पैसा का जो योगफल है वो कितना बन रहा है बताना, वो कितना बन रहा है बताना मेरे भाई। 70,200 रुपया बन रहा है, 70,200 रुपया बन रहा है, 70,200 रुपया बन रहा है। अरे इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। 70,200 रुपया को ए रुपया, बी रुपया और सी रुपया में मैं बांट दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, जैसे जैसे क्वेश्चन करो वैसे करो। ए को बी प्लस सी का 4/5 प्राप्त होता है, इसका मतलब ये रेशियो दे रखा है। किससे रेशियो दे रखा है, ए से बी प्लस सी का रेशियो दे रखा है, ए से बी प्लस सी का रेशियो दे रखा है। कितना रेशियो है बताना, 4/5 है, 4/5, 4/5 है, 4/5। अगर बी प्लस सी को 5 यूनिट पैसा प्राप्त होता है तो ए को 4 यूनिट पैसा प्राप्त होता है। इस प्रकार आगे जो दे रखा है वो बी से ए प्लस सी का रेशियो दे रखा है, ये बी से ए प्लस सी का रेशियो दे रखा है, ये बी से ए प्लस सी का रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है बताना, बी से ए प्लस सी का रेशियो कितना दे रखा है बताना, कितना दे रखा है, 2/11 दे रखा है, 2/11, 2/11 दे रखा है, 2/11। यानी ए प्लस सी को अगर 11 यूनिट पैसा प्राप्त होता है तो बी को उसकी तुलना में 2 यूनिट पैसा प्राप्त होता है। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको सी का हिस्सा निकालना है, क्या होगा, सी का हिस्सा निकालना है क्या होगा। तो ए बी सी के बीच में रेशियो चाहिए हमको ए बी सी के बीच में रेशियो चाहिए। जो पैसा ए बी सी के बीच में बटा है उस पैसा का अगर रेशियो आएगा तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब रेशियो यहां जो दिखाई दे रहा है, इस रेशियो को बैलेंस करेंगे तो ए बी सी के बीच में रेशियो आ जाएगा, जो पैसा बटा है ए बी सी के बीच में उसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, कैसे बैलेंस करना है तुम बता मेरे भाई। ए प्लस बी प्लस सी,
यहां तीनों हिस्सा, तीनों बंदा का जो हिस्सा है ए बी सी का, तो ए रुपया, बी रुपया, सी रुपया, तो यहां तीनों हिस्सा का योगफल कितना बन रहा है? यहां तीनों हिस्सा का योगफल कितना बन रहा है? यहां बन रहा है 4 5 9 बन रहा है 9 यूनिट। यहां तीनों हिस्सा का योगफल 9 यूनिट बन रहा है, और यहां तीनों हिस्सा का योगफल कितना बन रहा है? ए प्लस बी प्लस सी जोड़ेंगे तो यहां 11 दूध 13 यूनिट बन रहा है, 13 यूनिट। अरे काय नहीं समझ रहा है? यहां पर तीनों हिस्सा का योगफल 9 यूनिट बन रहा है, और यहां तीनों हिस्सा का योगफल 11 यूनिट बन रहा है, सॉरी 13 यूनिट बन रहा है। दोनों जगह सेम होना चाहिए ना, दोनों जगह तीनों हिस्सा का जो योगफल है, चाहे यहां लो चाहे यहां लो, दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। तो ये रेशियो को पहले बैलेंस करो, दोनों जगह सेम करो, उसके बाद तीनों के बीच में रेशियो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो तुमको क्या करना है बताना मेरे भाई। यहां योगफल 9 है, यहां योगफल 13 है, तो 9 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 9 13 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा, 117 हो जाएगा। तो ये 9 है तो इसको 117 बनाओ, तो 117 बनाने के लिए क्या करना होगा? यहां 13 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, यहां 13 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, और यहां मेरे भाई यहां योगफल कितना है? 13 है, तो इसको 117 बनाने के लिए 9 से ऊपर नीचे तो गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया? या तुमको इतना ज्यादा नहीं समझ में आता है तो यहां योगफल 9 यूनिट है, यहां योगफल 13 यूनिट है, तो यहां 9, अगर 9 यूनिट योगफल है तो उसमें 13 से गुना करो ऊपर नीचे, और यहां योगफल अगर 13 यूनिट है तो उसमें ऊपर नीचे 9 से गुना करो, 9 से गुना करो। ठीक है मेरे भाई, ऑटोमेटिक तीनों का जो योगफल है ए बी सी का दोनों जगह बराबर हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां से ए और बी प्लस सी का रेशियो कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 52 यूनिट, और ये हो जाएगा 65 यूनिट। ठीक है, ए 52 हो जाएगा, बी प्लस सी 65 हो जाएगा। यहां बताओ मेरे भाई, बी कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब यहां से ए बी सी के बीच में जो रेशियो है वो ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। ए बी सी के बीच में जो रेशियो है ऑटोमेटिक हमारा आ जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए बी सी के बीच में जो रेशियो बनेगा वो ऑटोमेटिक यहां से आ जाएगा। देखो मेरे भाई कैसे आएगा, ध्यान से सुनना, कैसे आएगा तीनों के बीच में रेशियो, ध्यान से सुनना। ए को मिलने वाला राशि कितना है? 52 यूनिट है, 52 यूनिट, ये 52 यूनिट है, 52 यूनिट। ए को मिलने वाला राशि कितना है? 52 यूनिट है, 52 यूनिट। बी को मिलने वाला राशि कितना है? 18 यूनिट है, 18 यूनिट। बी को मिलने वाला राशि कितना है? 18 यूनिट है, 18 यूनिट। और सी को मिलने वाला राशि कितना होगा बताना। सी को मिलने वाला राशि कितना होगा बताना मेरे भाई। सी को मिलने वाला राशि कितना होगा, ध्यान से सुनना। सी यहां भी है, सी यहां भी है, कहीं भी पकड़ के निकाल सकता है, मैं यहां पे भी पकड़ लूंगा। तो बी को मिलने वाला राशि कितना है? बी को मिलने वाला राशि 18 यूनिट है, 18 यूनिट। और बी प्लस सी कितना है? 65 है, 65। बी प्लस सी 65 है, तो सी को मिलने वाला राशि कितना होगा? 65 में से 18 घटा दो ना, 65 में से 18 घटा दो ना, तो 65 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, और 55 में से 8 घटाएंगे तो 47 हो जाएगा। तो सी को मिलने वाला राशि कितना हो जाएगा? 47 यूनिट आ जाएगा। तब ना 18 प्लस 47 65 हो जाएगा। चाहे यहां से भी निकाल सकता है, यहां से भी निकाल सकता है। ए को 52 यूनिट मिलता है, 52 यूनिट। ए को 52 यूनिट मिलता है, 52 यूनिट, और ए प्लस सी 99 यूनिट है, तो सी को कितना मिलेगा यहां बताना। सी को कितना मिलेगा? तो 99 में से 52 घटाओगे तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, 47 यूनिट यहां से भी आएगा। कहीं से भी पकड़ लोगे तो सी को मिलने वाला राशि कितना आएगा? 47 यूनिट ही आएगा। सी को मिलने वाला राशि कितना आएगा? 47 यूनिट ही आएगा। तो तीनों के बीच में मैंने रेशियो ले आया। ए को जो पैसा मिला, बी को जो पैसा मिला, और सी को जो पैसा मिला, उसके बीच में रेशियो आ गया 52:18:47। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सी का हिस्सा कितना होगा। सी का हिस्सा कितना होगा, यानी क्वेश्चन हमसे 47 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। क्वेश्चन हमसे 47 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। अरे बताओ ना, सी का हिस्सा कितना है? 47 यूनिट है, 47 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, 47 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या होगा। तो तुम बताओ ये 47 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जब मेरे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा? जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। जो एक्चुअल डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है, और एक्चुअल डाटा एक ही जगह दिखाई दे रहा है कि 70,200 रुपया को तीनों बंदा के बीच में बांटा गया है। तो तीनों बंदा के बीच में जो बटा गया राशि है उसका योगफल कितना है? 70,200। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मेरे अकॉर्डिंग जो तीनों बंदा के बीच में बटा गया राशि है वो कितना है? मेरे अकॉर्डिंग जो रेशियो में होता है वही होता है। तो तीनों बंदों के बीच में जो बटा गया राशि है मेरे अकॉर्डिंग कितना होगा? तो यहां तीनों को जोड़ देगा तो वही ना आएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तीनों बंदों के बीच में बटने वाला राशि का अनुपात है मेरे अकॉर्डिंग। ये कितना है बताना। तीनों को जोड़ेगा तो 7 8 15 15 2 17, 17 के साथ हासिल 1 चला जाएगा, 4 1 5 5 10 1 11, 117 यूनिट हो जाएगा। 117 यूनिट मेरे अकॉर्डिंग ए बी सी के बीच में टोटल 117 यूनिट का बंटवारा हुआ है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70,200 रुपए का बंटवारा हुआ है। तो
तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों का मुंह मिलाओगे तभी तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो 117 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 117 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 70,200 रुपया है। 117 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 70,200 रुपया है। 117 यूनिट का वैल्यू अगर आ गया तो 1 यूनिट का वैल्यू बताओ कितना होगा? तो 117 नीचे आ जाएगा, 117 नीचे आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हमको 47 यूनिट का वैल्यू चाहिए, हमको 47 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 47 से गुना कर देंगे तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? 47 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 47 यूनिट का, और हमारा आंसर बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, यहां तुम काट कूट करोगे तो नहीं आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये कितना मरतबे जाएगा बताना, ये कितना मरतबे जाएगा? 117 से, 117 से ये 6 मरतबे चला जाएगा, 6 मरतबे। तो 600 को गुना 47 में करना है, तो डबल जीरो तो आएगा ही आएगा। 6 7 42 के 2 हासिल 4 हो जाएगा, 6 6 24 4 28 हो जाएगा। यानी सी को मिलने वाला राशि कितना हो जाएगा? 28,200 रुपया हो जाएगा। 28,200 रुपया, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यह सवाल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। ठीक है, और इसको ध्यान से समझना क्वेश्चन को। पहले 12,936 रुपया को ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है। ठीक है मेरे भाई, 12,936 रुपया को ए बी और सी के बीच में विभाजित किया जाता है। कैसे विभाजित किया जाता है? कि ए को बी प्लस सी का 3/4 मिले, ए को बी प्लस सी का 3/4 मिले। इसका मतलब ये हुआ कि ए से बी प्लस सी का रेशियो है, ये ए से बी प्लस सी का रेशियो है, ए से बी प्लस सी का रेशियो है। यानी बी प्लस सी को जो पैसा मिला उसके मुकाबले ए को कितना पैसा मिला उसका रेशियो दे रखा है। कितना दे रखा है बताना? 3/4 है, 3/4। यानी बी प्लस सी को अगर 4 यूनिट मिल रहा है तो उसके मुकाबले ए को कितना मिल रहा है? 3 यूनिट पैसा मिल रहा है, 3 यूनिट पैसा। आगे पढ़ो, बी को ए प्लस सी का 5/6 मिलता है, तो ये क्या है बताना? ये बी से ए प्लस सी का रेशियो, ये बी से ए प्लस सी का रेशियो है, ये बी से ए प्लस सी का रेशियो है। ये रेशियो कितना दे रखा है बताना? ये रेशियो है 5/6, ये रेशियो है 5/6। इसके कहने का मतलब कि ए प्लस सी को अगर 6 यूनिट पैसा मिल रहा है तो उसके मुकाबले बी को कितना मिल रहा है? 5 यूनिट पैसा मिल रहा है, 5 यूनिट। ठीक है, आगे पढ़ो। अब ए और बी सी को क्रमशः एक्स और वाई रुपया दिया ताकि प्रत्येक का हिस्सा बराबर हो जाए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने और बी ने, इन दोनों ने सी को पैसा दिया। ए ने भी सी को पैसा दिया, बी ने भी सी को पैसा दिया। कितना दिया? ए ने एक्स रुपया दिया और बी ने वाई रुपया दिया, बी ने वाई रुपया दिया। तो देने के बाद ए ने एक्स रुपया दिया, बी ने वाई रुपया दिया, दोनों बंदा ने सी को पैसा दिया। तो सी को पैसा देने के बाद ये तीनों की राशि आपस में बराबर हो गया, ये तीनों की राशि आपस में बराबर हो गया, ये तीनों की राशि आपस में बराबर हो गया। तो वही x प्लस वाई का मान बताना है क्या होगा। यानी ए ने कितना पैसा सी को दिया और बी ने कितना पैसा वाई को दिया। ठीक है मेरे भाई, चलो सबसे पहले ये बताओ हमको, सबसे पहले ये बताओ हमको, इस रेशियो से हमको क्या मिलेगा? हमको ए बी और सी के बीच में इंडिविजुअली रेशियो लाना है। ए बी सी के बीच में इंडिविजुअली रेशियो लाना है कि ए बी सी को किस अनुपात में पैसा बांटा गया है। ए बी सी को किस अनुपात में पैसा बांटा गया है, पहले हमको ये रेशियो लेकर आना है। ये रेशियो, ये जो डाटा दे रखा है, ये जो डाटा दे रखा है, इस डाटा से ए बी सी को किस अनुपात में पैसा बांटा गया है, वो रेशियो इस दोनों डाटा से आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कैसे आएगा बताना? इस रेशियो को पहले बैलेंस करो, इस रेशियो को बैलेंस करो। यहां ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों को मिलने वाली राशि का योगफल यहां कितना है? 3 + 4 7 है, 7, यहां 7 है। और यहां तीनों को मिलने वाली राशि का योगफल कितना बनेगा? बी प्लस ए प्लस सी, 5 6 11 बनेगा, 11। तो यहां 7 है, यहां 11 है, तो यहां दोनों का योगफल अलग अलग आ रहा है ना। यहां 7 यूनिट है, यहां 11 यूनिट है। तीनों को मिलने वाली राशि का योगफल दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। यहां लगा रहा है, यहां लगा रहा है, पहले सेम बनाओ दोनों को, पहले दोनों को सेम बनाओ। तो यहां 7 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ऊपर नीचे किससे गुना करना है? 11 से गुना करना है, 11 से। और यहां 6 5 11 आ रहा है, तो ऊपर नीचे किससे गुना करना है? 7 से गुना करना है, 7 से गुना करना है, 7 से गुना करना ऊपर नीचे। तब जाके दोनों केस में तीनों को मिलने वाली राशि का योगफल बराबर हो जाएगा, तीनों को मिलने वाली राशि का योगफल बराबर हो जाएगा। तो यहां कितना बनेगा बताना? ये 33 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और यहां कितना हो जाएगा बताना? ये 35 हो जाएगा, और बटा में कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ये बटा में कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ध्यान से सुना, ये बटा में कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से तीनों के बीच में जो पैसा बटा
उसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ए को कितना पैसा मिला बताना, ए को कितना पैसा मिला, 33 यूनिट मिला, 33 यूनिट। अरे बताओ ना, यहां तीनों को मिलने वाली राशि बराबर हो गया, यहां 77 आ जाएगा, यहां भी 77 आ जाएगा। अब तो सही है ना, रेशियो बैलेंस हो गया। अब ए बी सी को इंडिविजुअली कितना कितना पैसा मिला उसका रेशियो आ जाएगा। तो तुम बताओ ए को कितना पैसा मिला, तो ए को सर 33 यूनिट पैसा मिला, 33 यूनिट, ए को 33 यूनिट पैसा मिला। बी को कितना पैसा मिला, बी को कितना पैसा मिला, तो बी को 35 यूनिट पैसा मिला, बी को 35 यूनिट पैसा मिला। अब बताओ मेरे भाई सी को केस कितना पैसा मिला, तो दो केस हमारे पास है, दोनों में से कहीं से भी निकाल सकता है। यहां बी प्लस सी 44 है, बी प्लस सी 44 है, और बी को 35 यूनिट पैसा मिला है, बी को 35 यूनिट पैसा मिला है, दोनों का योगफल 44 है, तो सी को कितना मिला होगा, 9 यूनिट नहीं मिला होगा, 9 यूनिट नहीं मिला होगा। तो सी को मिलने वाली राशि कितना मिला होगा बताना, सी को मिलने वाला राशि जो होगा वो 9 यूनिट होगा। यहां से ए बी सी के बीच में जो पैसा बटेगा उसका इंडिविजुअली रेशियो आ गया। ठीक है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन आगे कर रहा है कि ए ने x रुपया सी को दिया, ए ने x रुपया सी को दिया, तो तुम बताओ मेरे भाई ए के हिस्से से x रुपया कट जाएगा और सी के हिस्से में x रुपया जुट जाएगा। ठीक है, अच्छा। इसके बाद बी ने y रुपया सी को दिया, बी ने y रुपया सी को दिया, तो बी के हिस्से से y रुपया कट जाएगा और सी के हिस्से में y रुपया जुट जाएगा। इसके बाद तीनों के बीच में जो राशि है वो बराबर हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुना हमारी बात। ए के पास कितना पैसा था, 33 यूनिट था सर, 33 यूनिट, 33 यूनिट था, 33 यूनिट। इसने x रुपया दे दिया सी को, x रुपया दे दिया सी को, तब ए के पास ये पैसा बचा, ए के पास ये पैसा बचा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अच्छा, बी के पास कितना पैसा था, बी के पास कितना पैसा था सर, बी के पास पैसा था 35 यूनिट, 35 यूनिट, 35 यूनिट। मैं सारा खेल रेशियो में कर रहा हूं, बाद में मैं एक्चुअल डाटा से मुंह मिला लूंगा। बी के पास कितना पैसा था, 35 यूनिट था, 35 यूनिट, 35 यूनिट। उसने y रुपया सी को दे दिया, तो बी के पास कितना पैसा बचा, 35 माइनस y। बी के पास कितना पैसा बचा होगा, 35 यूनिट में से y रुपया घटा दो, उतना ही ना बचा होगा। इसके बाद सी के पास कितना पैसा हो गया होगा, जब ए से इसको x रुपया मिला और सी को बी से y रुपया मिला, तो तुम बताओ मेरे भाई सी के पास कितना पैसा हो गया होगा। तो सी के पास अपना पैसा कितना था, 9 यूनिट था। जब है ना ए से x रुपया मिला होगा तो इसके पास x रुपये और ज्यादा हो गया होगा, और बी से जब y रुपये मिला होगा तो इसके पास y रुपया और ज्यादा हो गया होगा। तो ये सी को मिलने वाला राशि फाइनली हो जाएगा, सी को मिलने वाला राशि फाइनली हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ए के पास इतना पैसा बचा, बी के पास इतना बचा और सी के पास इतना हुआ, तो तुम बताओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। ये तीनों वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है। अभी तीनों वैल्यू बराबर नहीं है, जब आपस में लेन देन किया है, जब आपस में लेन देन किया है तब जाकर ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से एक्स और वाई का मान निकालना है, क्या होगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक्स और वाई का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक्स और वाई का मान निकालने के लिए तुम बताओ इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा। इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक्स और वाई का मान लाना है। ठीक है, चलो मेरे भाई हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां से इस्तेमाल करो, दो को बराबर वाला है, तो मैं क्या इन दोनों को बराबर कर दूं। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूंगा तो क्या बनेगा बताना, इन दोनों को बराबर कर दूंगा तो क्या बनेगा सर, यहां से 33 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 35 माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस एक्स को मैं उधर जाने देता हूं, 35 को मैं इधर आने दूंगा, तो 33 माइनस 35 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और माइनस एक्स उधर जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर -2 हो गया। एक इक्वेशन x और y में आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो क्या मिलेगा, इन दोनों को बराबर करूंगा तो क्या मिलेगा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। इन दोनों को बराबर करेगा तो 35 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 प्लस का x प्लस का y हो जाएगा, 9 प्लस का x प्लस का y हो जाएगा। 35 को मैं इधर लाऊंगा तो ये 26 हो जाएगा, 26 बराबर माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो ये x प्लस का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, x प्लस का 2y, ये x प्लस का 2y हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, क्या मेरे पास दो इक्वेशन नहीं है, एक इक्वेशन ये आ गया और एक इक्वेशन ये आ गया। दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो x और y का मान नहीं आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो x और y का मान नहीं आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई x और y का मान कैसे आएगा बताना, यहां भी x है यहां भी x है, मैं ऐसा करता हूं दोनों इक्वेशन को घटा देता हूं, मैं दोनों इक्वेशन को घटा देता हूं, दोनों इक्वेशन को घटाऊंगा तो x और y का मान नहीं आ जाएगा।
तो तुम बताओ मेरे भाई ये इक्वेशन कैसा है, x माइनस वाई है। इसमें से दूसरा इक्वेशन को घटाओ, तो दूसरा इक्वेशन क्या है बताना। यहां पे 26 है और x प्लस का 2y है, ये x प्लस का 2y है, ये दूसरा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन है। और हमको 1 माइनस 2 करना है, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाना है। तो घटाना है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा बताना, यहां क्या बचेगा बताना। माइनस 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा सर, माइनस का 28 हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। यहां से कितना आएगा माइनस वाई माइनस 2y कितना हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा। ये माइनस से माइनस समाप्त हो गया, तो y का मान यहां से कितना बनेगा बताना, y का मान कितना बन जाएगा बताना सर, ये 28 बटा का 3 हो जाएगा, ये 28 बटा का 3 हो जाएगा। यहां से y का मान कितना बन जाएगा 28 बटा का 3 हो जाएगा, 28 बटा का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यही y का मान अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं समीकरण 1 में तो कितना बनेगा, यही y का मान अगर मैं समीकरण 1 में पुट करूंगा तो कितना बनेगा, तो माइनस 2 यहां पर है बराबर x का मान निकालना है तो समीकरण 2 में y, समीकरण 1 में y का मान पुट करना पड़ेगा, नहीं पुट करना पड़ेगा तो x माइनस y का मान कितना हो जाएगा 28 बटा का 3 हो जाएगा, 28 बटा का 3 हो जाएगा। अरे बताओ ना किसी भी समीकरण में y का मान पुट करोगे तो x का मान नहीं आ जाएगा। तो यहां से बताओ मेरे भाई ये कितना बन जाएगा बताना, यहां से कितना बन जाएगा माइनस 28 बटा 3 उधर मैं फेंक दूंगा तो माइनस 2 और प्लस का कितना हो जाएगा ये 28 बटा का 3 हो जाएगा, प्लस का 28 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा x हो जाएगा x। तो x का मान कितना बनेगा बताना मेरे भाई, x बराबर यहां से कितना बन जाएगा 3 तो एलसीएम में हो जाएगा, 3 तो एलसीएम में हो जाएगा, 3 की गुना माइनस 2 में करेगा तो माइनस 6 और प्लस का 28, तो 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा 22। तो x का मान यहां से कितना बन गया 22 बटा 3 बन गया, x का मान कितना बन गया 22 बटा 3 बन गया। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई का मान बताओ क्या होगा, x प्लस वाई का मान बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान बताओ क्या होगा। तो x प्लस वाई का मान कितना आएगा बताना, x प्लस वाई का मान कितना आएगा, x का मान कितना है बताना 22 बटा 3 है, x का मान कितना आया 22 बटा 3 है, प्लस y का मान कितना आएगा बताना, y का मान कितना है 28 बटा 3 है, 28 बटा 3 है y का मान। तो तुम बताओ x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा, 3 तो एलसीएम ही हो जाएगा, 28 और 22 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 यानी 50 बटा 3 आ गया। x प्लस वाई का मान कितना आ गया 50 बटा 3 आ गया। और ये जितना भी खेल हो रहा है सब यूनिट में हो रहा है, सब यूनिट में हो रहा है, सब रेशियो में ही चल रहा है, ठीक है। इसलिए x प्लस वाई का मान कितना होगा 50 बटा 3 यूनिट होगा, 50 बटा 3 यूनिट। हमको किसका मान चाहिए 50 बटा 3 यूनिट का मान चाहिए, क्या होगा x प्लस वाई का मान आया 50 बटा 3 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई 50 बटा 3 यूनिट का मान कैसे आएगा, जब मेरे पास 1 यूनिट का मान आएगा। और 1 यूनिट का मान कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का मान आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही ना डाटा है कि तीनों बंदों के बीच में कितना पैसा टोटल बांटा गया है, 12,936 रुपया बांटा गया है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। मेरे अकॉर्डिंग तीनों बंदों के बीच में कितना पैसा बांटा गया है, तो इतना ही पैसा ना बांटा गया है, तीनों बंदों के बीच इतना ही पैसा ना बांटा गया है, तो इतना पैसा बांटा गया। तो ये कितना है 9 5 14 3 17 के साथ हासिल 1 3 3 6 1 7 यानी 77 यूनिट बांटा गया है। मेरे अकॉर्डिंग तीनों बंदा के बीच में 77 यूनिट पैसा बांटा गया है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,936 रुपया बांटा गया है। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई 77 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 12,936 है। 77 यूनिट का वैल्यू कितना है 12,936 है। तो हमको 50 बटा 3 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 77 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, बटा में 77 आ जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया 1 यूनिट का। हमको चाहिए 50 बटा 3 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 50 बटा 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए इसमें गुना करेंगे तो ये कितना यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ये 50 बटा 3 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। बस इसका यहां पे कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर बन जाएगा। बस यहां कैलकुलेशन करो, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, कैलकुलेशन करना है बस। ध्यान से सुनना, 11 से ये 7 मरतबे चला जाएगा, 11 का 11 1 19 हो जाएगा, 11 का 11 8 83 हो जाएगा, 11 7 77 77 66 11 6 66, ये समाप्त हो गया 11 से। ठीक है मेरे भाई, ये किससे चला जाएगा बताना, 7 से चला जाएगा क्या, 7 21 7 4 47 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, 168 मरतबे ये चला जाएगा। 7 21 7 47 हो जाएगा, ये 7 6 42 42 5 7 8 56, ये सही है। 3 से चला जाएगा, ये 3 से चला जाएगा, 3 से कितना मरतबे चला जाएगा, 3 5 15 3 6 18 56 गुना का 50,
56 गुना का 50 का वैल्यू कितना होगा? 0। 5 30 के 0 हासिल 3 चला जाएगा, 50 25 3 28, यानी 2800 रुपया हो जाएगा। 2800 रुपया x प्लस वाई का जो योगफल बनेगा वो कितना हो जाएगा? 2800 रुपया हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो ध्यान से सुनना। इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? इस सवाल को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से उसकी पत्नी के हिस्से, पत्नी के हिस्से उसके बेटी के हिस्से। ध्यान से सुनना मेरे भाई, संपत्ति का बंटवारा किसके किसके बीच में किया, पहले वो फाइनल करते हैं। वो अपने बेटे के बीच में किया, वो अपने वाइफ के बीच में किया, और वो अपने बेटी के बीच में किया, वो अपने बेटी के बीच में किया। संपत्ति का बंटवारा उन्होंने इन 3 लोगों के बीच में किया, अपने बेटे में, अपने बेटे के बीच में, अपने पत्नी के बीच में, और अपने बेटी के बीच में संपत्ति का बंटवारा किया। और कैसे किया उसका रेशियो दे रखा है। संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से और उसके पत्नी के हिस्से, यानी बेटे के हिस्से और उसके पत्नी के हिस्से, बेटे के हिस्से और उसके पत्नी के हिस्से, और पत्नी के हिस्से और उसके बेटे के हिस्से, दोनों अनुपात 5:2 में है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बेटे के हिस्से और पत्नी के हिस्से का जो अनुपात है, वही अनुपात उसके पत्नी के हिस्से, उसके पत्नी के हिस्से, उसके पत्नी के हिस्से और उसके बेटी के हिस्से का अनुपात है। वही अनुपात उसके पत्नी के हिस्से और उसके बेटी के हिस्से का अनुपात है, ऐसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है। और वो अनुपात कितना है? 5:2 है। वो अनुपात कितना है? 5:2 है। हमारा बात समझ रहा है? हमारा बात समझ रहा है? जो अनुपात इन दोनों के बीच में, वही अनुपात इन दोनों के बीच में बन रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही से पढ़ो इस लाइन को। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अनुपात का मतलब बटा होता है, तो उसके बेटे और पत्नी के बीच का रेशियो कितना बन गया बताना? बंटवारा का बेटे और पत्नी के बीच का रेशियो कितना बन गया? 5/2 हो गया। 5/2 हो गया। अच्छा, उसके बेटी और उसके वाइफ और उसके बेटी के बीच का रेशियो क्या बन गया? उसके वाइफ और उसके बेटी के हिस्से के बीच का रेशियो कितना बन गया? ये भी रेशियो उतना ही है, 5/2 है। ये भी रेशियो उतना ही है, 5/2 है। अगर बेटी को बेटे से 29,400 रुपये कम मिलता है, यानी बेटी को जो पैसा मिला और बेटे को जो पैसा मिला बंटवारे में, उसका डिफरेंस कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 29,400 रुपये। ये एक्चुअल डाटा है। तो पूरी संपत्ति का मूल्य बताना है क्या होगा? पूरी संपत्ति का मूल्य बताना क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले रेशियो को बैलेंस करो, पहले रेशियो को बैलेंस करो मेरे भाई, पहले रेशियो को बैलेंस करो। कैसे बैलेंस होगा? हमको रेशियो निकालना है कि उसके बेटे में, उसके बेटे, उस व्यक्ति के वाइफ और उस व्यक्ति की बेटी, तीनों के बीच में इंडिविजुअली किस रेशियो में संपत्ति का बंटवारा हुआ, हमको यह रेशियो निकालना है। उनके बेटे, उनके पत्नी और उनकी बेटी, इसके बीच में किस रेशियो में पैसा बंटवारा हुआ है, पहले हमको यह निकालना है। तीनों के बीच में रेशियो लाना है कि किस रेशियो में इन तीनों के बीच में बंटवारा हुआ है, पहले हमको यह लाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर वाइफ को कितना मिला? वाइफ को कितना मिला? 2 यूनिट पैसा मिला। और यहां पर वाइफ को कितना मिला? 5 यूनिट पैसा मिला। देखो मेरे भाई ध्यान से, रेशियो को बैलेंस करना सीखो। यहां उसके पत्नी को 2 यूनिट पैसा मिल रहा है और इस रेशियो में उसके पत्नी को 5 यूनिट पैसा मिल रहा है। दोनों जगह उसके पत्नी को एक ही हिस्सा मिलना चाहिए ना। तो यहां 2 मिल रहा है, यहां 5 मिल रहा है, तो इन दोनों को सेम करो। कैसे सेम करेगा? 2 5 को सेम करना है, तो 2 5 कैल्सियम होता है 10, 10 बनाओ। तो 10 बनाने के लिए इस पूरे रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से ऊपर नीचे, और इसको 10 बनाने के लिए पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा, ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहां से रेशियो क्या बन जाएगा? नया रेशियो, ये 25 बटा का कितना हो जाएगा? 10। और यहां से रेशियो कितना बन जाएगा? 10 बटा का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। तो यहां से बताओ मेरे भाई, उसके 3 बच्चे, उसके बेटे और उसकी पत्नी और उसकी बेटी के बीच का रेशियो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? उसके बेटे के हिस्से में कितना पैसा गया? 25 यूनिट पैसा मिला उसके बेटे के हिस्से में, 25 यूनिट। उसके वाइफ के हिस्से में कितना पैसा गया? उसके वाइफ के हिस्से में 10 यूनिट पैसा गया, 10 यूनिट। और उसके बेटी के हिस्से में कितना पैसा गया? उसके बेटी के हिस्से में पैसा कितना गया? 4 यूनिट गया, 4 यूनिट। यही रेशियो तीनों के बीच में हो गया, यही रेशियो तीनों के बीच में हो गया। यानी उस आदमी ने जो संपत्ति का बंटवारा किया इन तीनों के बीच में, वो इस रेशियो में किया, इस रेशियो में 25 अनुपात
10:4 के रेशियो में, 25:10:4 के रेशियो में अपनी पूरी संपत्ति का बंटवारा किया वो आदमी। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पूरी संपत्ति का मूल्य बताओ क्या है। उसने जो पैसा बंटवारा किया वो पूरी संपत्ति का कीमत क्या है ये बताना। तो तुम बताओ भाई, उसने अपना पैसा का बंटवारा इसी रेशियो में किया, 25 यूनिट सोन को दिया, 10 यूनिट वाइफ को दिया और 4 यूनिट डॉटर को दिया। तो टोटल कितना पैसा का बंटवारा किया वो मेरे अकॉर्डिंग कितना पैसा का बंटवारा किया, उसके टोटल संपत्ति का मूल्य कितना होगा। तो इन तीनों को जोड़ेगा उतना ही संपत्ति का मूल्य हो जाएगा। 25, 10, 35, 4, 39 यूनिट, यानी उसका टोटल संपत्ति का मूल्य कितना था, 39 यूनिट था। 39 यूनिट मेरे अकॉर्डिंग 39 यूनिट का बंटवारा किया, तीनों के बीच में 39 यूनिट का बंटवारा किया। तो क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, पूरी संपत्ति का मूल्य बताओ क्या होगा, यानी 39 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो 39 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू तभी आएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है, उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है और मेरे अकॉर्डिंग क्या डाटा है। ध्यान से सुनना, पकड़ो यहां क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, जो एक्चुअल डाटा होता है वही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होता है। बेटी को बेटे से 29,000 रुपया कम मिलता है, यानी बेटी को जो पैसा मिला, बेटे को जो पैसा मिला बंटवारा में, उसके बीच का डिफरेंस 29,400, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। बेटा और बेटी के बीच में जो पैसा का बंटवारा हुआ उसके बीच का डिफरेंस कितना, 29,400 है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है। और मेरे अकॉर्डिंग उसके बेटा का जो पैसा मिला, उसके बेटी को जो पैसा मिला, उसके बीच का डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग कितना है, उसके बीच का डिफरेंस मेरे अकॉर्डिंग कितना है। तो 25 इसको मिला, 4 इसको मिला, तो 21 यूनिट का डिफरेंस है, 21 यूनिट का। तो मेरे अकॉर्डिंग दोनों के बीच में डिफरेंस 21 यूनिट है। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा, उसका मुंह मिलाओगे तो 21 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 21 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 29,400 रुपया दे रखा है। 21 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 29,400 रुपया दे रखा है। ठीक है, 21 यूनिट का वैल्यू आ गया तो 1 यूनिट का वैल्यू भी आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया तो 39 यूनिट का वैल्यू भी आ जाएगा। तो 21 यूनिट का वैल्यू 29,400 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा में 21 आ जाएगा, बटा में 21। ये 21 यूनिट का वैल्यू आ गया, 21 यूनिट का। हमको चाहिए 39 यूनिट का वैल्यू, तो गुना में 39 कर देंगे तो ये 39 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ये 39 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 39 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा बताना, ध्यान तो सुनना, ध्यान सुनना। ये 21 से जा रहा है, ये 21 इकाई 21, 8 84, 21 चौक 84 होता है, 14 मरतबे ये चला गया, तो 1400 की गुना 39 में हो रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, डबल जीरो तो आई गया आएगा, उसके बाद यूनिट डिजिट पे 9 चौक 36, 6 आएगा 6, डबल जीरो पीछे से उसके बाद 6 आएगा, डबल जीरो पीछे से उसके बाद 6 आएगा। एक ही ऑप्शन हमारा है फर्स्ट वाला, 54,600 रुपया। ठीक है, तुम इसकी गुना भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ा गुना है नहीं। ये डबल जीरो आएगा पीछे से, 14 की गुना 9 में, 14 की गुना 9 में करेगा तो 14 नमा कितना हो जाएगा, 126 के 6 हासिल 12 हो जाएगा, 14 तिहाई 42 हो जाएगा, और 42 और 12 कितना हो जाएगा, 52 और 2 54, 54,600 रुपया इसका आंसर बन जाएगा, 54,600 रुपया इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई, ये सवाल देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 79 देखो मेरे भाई, सवाल नंबर 79 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कोई व्यक्ति एक निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच में, 3 बेटों के बीच में बांटता है। किस अनुपात में बांटता है वो, 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यदि उसने इस राशि को 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता तो उसके उस बेटे को जिससे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसको 1188 रुपया अधिक मिलता है, अधिक मिलता। तो राशि बताओ क्या है। ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं एक एक लाइन को बता रहा हूं, ध्यान से सुना। पहले उसने 3 बेटों को किस अनुपात में पैसा बांटा, पहले उसने तीनों बेटों को किस अनुपात में पैसा बांटा ये बताओ। तो तीनों बेटों को जो पैसा बांटा पहले, उसका रेशियो क्या था, 3:4:5 था। पहले इस रेशियो में पैसा बांटा, 3:4:5 में। ठीक है, लेकिन यह कह रहा है कि अगर उसको इस अनुपात में ना बांटकर इस अनुपात में बांटता, यानी इसके व्युत्क्रम के अनुपात में, ठीक है, इसके व्युत्क्रम के अनुपात में बांटता, अगर उसको इसमें ना बांटकर बाद में अगर इस अनुपात में बांटता, इस अनुपात में बांटता, इस अनुपात में बांटता, 1/3, 1/4
और 1/5 इस अनुपात में बांटता तो क्या होता बताना। दोनों के बीच में जो पहले बंटवारा हुआ जिस रेशियो में और अभी बंटवारा होगा जिस रेशियो में, डिफरेंस आ जाएगा, मिलने वाला राशि के बीच में डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या होता, तो पहले जिस बेटे को कम पैसा मिलता था, पहले जो बंटवारा होता था उसमें जिसको कम पैसा मिलता था, बाद में जो रेशियो में बंटवारा हुआ उसको उससे 1188 रुपया ज्यादा मिलता। ऐसा क्वेश्चन कर रहा है, काय नहीं समझ रहा है, पहले इस रेशियो में बांट रहा है तो जिस बेटे को पहले कम हिस्सा मिल रहा था अगर इस रेशियो में बांटता तो उस व्यक्ति को जिसको पहले बंटवारा जिस रेशियो में हो रहा था उसमें जिस व्यक्ति को कम पैसा मिल रहा था, अगर उसको इस रेशियो में पैसा बांटता तो जिसको पहले कम पैसा मिल रहा था उसको इस रेशियो में ज्यादा पैसा मिलता। कितना पैसा ज्यादा मिलता, 1188 रुपया ज्यादा मिलता। तो क्वेश्चन कर रहा है राशि बताओ क्या होगा, टोटल राशि बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, खाली रेशियो का खेल है, ठीक है। तुम बताओ, पहले मैं इस रेशियो को सीधा करूंगा क्योंकि ये रेशियो बटा में है, पहले मैं इस रेशियो को सीधा करूंगा। इस रेशियो को बटा से प्लेन में लाना है तोड़ के, कैसे लाओगे, इस रेशियो को गुना करना होगा। किससे गुना करना होगा, जो तीनों का हर है इसका एलसीएम से गुना करना पड़ेगा। तो 4, 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा 60। तो बताओ मेरे भाई बाद में किस रेशियो में बटा पैसा, 1/3 की गुना 60 में होगा तो 20 यूनिट हो जाएगा, 1/4 की गुना 60 में होगा तो 15 यूनिट हो जाएगा, और 1/5 की गुना 60 में होगा तो 12 यूनिट हो जाएगा। यानी अब जो बाद में है इस रेशियो में बटा, पहले इस रेशियो में बटा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या दोनों रेशियो बैलेंस है, ये बताओ, क्या दोनों रेशियो बैलेंस है। देखो मेरे भाई, पहले जिस रेशियो में बटा उसका टोटल बताओ कितना है, उसका टोटल हिस्सा, टोटल बंटवारा का पैसा कितना है। पहले जिस रेशियो में पैसा बटा, जिस रेशियो में पैसा बटा उसमें टोटल पैसा कितना बटा है ये बताओ। 3:4:5 में बटा तो टोटल बटने वाली राशि का योगफल बताओ कितना है पहला वाला रेशियो में। तो टोटल बटने वाली राशि का जो योगफल बनेगा वो 5, 4, 9, 3 12 यूनिट बनेगा, 12 यूनिट। यानी पहला वाला केस में 12 यूनिट पैसा बटा, पहला वाला केस में 12 यूनिट पैसा वाला पैसा बटा। और बाद में जिस रेशियो में पैसा बटा उस राशि का योगफल बताओ कितना होगा, उस राशि का योगफल बताओ कितना होगा। बाद वाला इस रेशियो में बटा तो इस रेशियो में बटा तो इसका योगफल कितना होगा, यानी जो बटने वाला राशि है टोटल कितना पैसा बटा उस राशि का योगफल बताओ। तो 20, 15, 12 को जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 20, 12, 32 हो जाएगा, 32, 5, 37, 10, 47 हो जाएगा, 47। ये 47 हो जाएगा, 47। यानी बाद में जिस रेशियो में पैसा बटा उस राशि का योगफल हो गया 47, उस राशि का योगफल कितना हो गया, 47 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो तुम क्या हमको ये बताओ, क्या ये दोनों रेशियो सही है, क्या ये दोनों सही है। पहले वाला में 12 रुपया टोटल बंटवारा हुआ और बाद में कितना हुआ, 47 रुपया बंटवारा हुआ, क्या ये सही है। अरे भाई दोनों केस में जो पैसा का बंटवारा हुआ वो तो सेम ही हुआ ना। इस केस में जो पैसा का बंटवारा हुआ वो भी टोटल पैसा उतना ही होगा जितना दूसरे केस में बंटवारा हुआ होगा, उसमें भी उतना ही पैसा का बंटवारा होगा। तो दोनों केस में टोटल अमाउंट का जो पैसा का बंटवारा हुआ है टोटल अमाउंट सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां टोटल अमाउंट 12 यूनिट का बन रहा है और यहां टोटल अमाउंट 12 यूनिट 47 यूनिट का बन रहा है। तो दोनों केस में पैसा का बंटवारा जो हुआ वो टोटल पैसा सेम होना चाहिए। तो दोनों को सेम बनाओ, दोनों को सेम बनाओ, तब जाके ये रेशियो हमारा बैलेंस खाएगा। दोनों को सेम बनाओ। सर यहां टोटल 12 यूनिट का बंटवारा हुआ और इस केस में 47 यूनिट का बंटवारा हुआ, तो दोनों को कैसे सेम करना है, कैसे सेम करना है, कैसे सेम करना है। तो 12 की गुना इसमें 47 से कर दो, 12 की गुना 47 से कर दो और इसमें 47 की गुना 12 से कर दो, 47 की गुना 12 से कर लो। यानी इस पूरे रेशियो में तुमको कितना से गुना करना पड़ेगा, 47 से गुना करना पड़ेगा, और इस पूरे रेशियो में कितना से गुना करना पड़ेगा, 12 से गुना करना पड़ेगा, 12 से। तब जाकर दोनों केस में टोटल राशि का जो योगफल है वो समान हो जाएगा। हमारा बात समझ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस केस में तीनों के बीच में जो पैसा बटा उसका रेशियो, अब नया रेशियो क्या बन जाएगा। पहला केस में 47 के गुना 3 में होगा तो 3 7 21 के 1 हासिल 2 चला जाएगा, 3 चौक 12 2 14, 141 हो जाएगा। 47 दिया है, 3 7 21 के 1 हासिल 2 4 ते 12 2 14, 141 अनुपात 47 की गुना 4 में होगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 160 और 28, 160 और 28 कितना हो जाएगा, 188 हो जाएगा, 188 हो जाएगा। इसके बाद 47 के गुना 5 में होगा तो कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 235 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, यहां रेशियो क्या बनेगा, जो बाद में जिस रेशियो में बंटवारा हुआ अब ये रेशियो चेंज हो गया, कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, ये 240 यूनिट हो जाएगा, 240, 12 दूना 24 240, 15 की गुना 12 में करेगा तो 180 हो जाएगा,
और 12 की गुना 12 में करेगा तो 144 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारा रेशियो बैलेंस हो गया, अब हमारा रेशियो बैलेंस हो गया। क्वेश्चन जो मर्जी हमसे पूछ ले। देखो मेरे भाई, पहले जो पैसा बटा तीनों बेटों के बीच में वो इस रेशियो में बटा, S1 S2 S3, पहला बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा। दूसरे केस में जो पैसा बटा वो इस रेशियो में बटा, इस रेशियो में S1 S2 S3 के बीच में बटा, इस रेशियो में बटा, इस रेशियो में। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टोटल राशि बताओ क्या होगा, टोटल राशि बताओ क्या होगा, टोटल राशि बताओ क्या होगा जिसका बंटवारा हुआ है। तो टोटल राशि कितना होगा, यहां से भी 12 गुना 47 है, यहां से भी 12 गुना 47 है। तो यानी फाइनली क्वेश्चन हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, 47 गुना 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। क्वेश्चन हमसे 47 गुना 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, और टोटल राशि यानी बंटवारा हुआ है इसी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 47 गुना 12 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू तभी आएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मैं मुंह मिलाऊंगा, तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल डाटा कहां पे दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है। उस बेटे को जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उससे 1188 रुपया अधिक मिला। यानी पहले वाला बंटवारा में और दूसरे वाला बंटवारा में जिस व्यक्ति को पहले बंटवारा में कम पैसा मिला था, दूसरे बंटवारा में उसको ज्यादा पैसा मिला है। और कितना ज्यादा मिला है, 1188 रुपया ज्यादा मिला है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। मेरे अकॉर्डिंग पहले बंटवारा में सबसे कम पैसा किसको मिला है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे कम पैसा पहला बंटवारा में इसको मिला है। ठीक है, और दूसरा बंटवारा में इसी व्यक्ति को इतना पैसा मिला है, इतना पैसा मिला है, इतना पैसा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले बंटवारा में इस व्यक्ति को सबसे कम पैसा मिला और दूसरे बंटवारा में इस व्यक्ति को उससे ज्यादा पैसा मिला। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो 140 में 141 में 141 से कितना ज्यादा पैसा इसको मिला सेकेंड वाला बंटवारा में, 141 यूनिट से 240 मिला। तो कितना ज्यादा पैसा मिला इसको बंटवारा में, बताओ ना, 141 से कितना ज्यादा मिला। चाहे तुम इसका डिफरेंस निकाल लो ना, तो 141 से 241 रहता तो 100 ज्यादा होता, लेकिन 240 है तो 99 ज्यादा है। तो इसके दूसरे वाला बंटवारा में इसको 99 यूनिट पैसा ज्यादा मिला। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इस आदमी को पहला बंटवारा में 141 यूनिट मिला, दूसरा बंटवारा में 240 यूनिट मिला। तो दूसरे बंटवारा में इसको पहले बंटवारा से 99 यूनिट ज्यादा पैसा मिला, दूसरे बंटवारा में इस व्यक्ति को 99 यूनिट ज्यादा पैसा मिला। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे बंटवारा में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे बंटवारा में उस व्यक्ति को 1188 रुपया अधिक मिला। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1188 रुपया अधिक मिला, और मेरे अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को 99 यूनिट अधिक मिला। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों का मुंह मिलाओगे तो 99 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 99 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा बताना, 1188 रुपया हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि पहला बंटवारा में जिसको जितना पैसा मिला था, दूसरा बंटवारा में उसको 1188 रुपया अधिक मिला। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। मेरे अकॉर्डिंग पहला बंटवारा में जिसको सबसे कम पैसा मिला था, दूसरे बंटवारा में उसको उससे 99 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। तो दोनों का मुंह नहीं मिलाओगे तो 99 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1188 रुपया हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, तो 99 आ जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का वैल्यू आया 1 यूनिट का। हमको निकालना है 47 गुना 12 यूनिट का वैल्यू, हमको निकालना है 47 गुना 12 यूनिट का वैल्यू। तो ये फाइनली किसका वैल्यू आ जाएगा, ये 47 गुना 12 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, ये 47 गुना 12 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन करो, काट कुट करो, हमारा आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन करो, काट कुट करो, हमारा आंसर बन जाएगा। देखो मेरे भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। 3 से मैं इसको 4 मरतबे काट देता हूं, और 3 से 33 मरतबे ये चला जाएगा। ठीक है, 11 का 11, 11 8 88, और 11 से ये 3 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया। 3 से फिर से ये कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 से 18, 36 मरतबे ये 3 से कट जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां गुणनफल कितना आएगा बताना। 36 की गुना 4 में होगा, तो 36 गुना 72, 72 गुना 144, 144 गुना का कितना बनेगा, 47 बनेगा, 47 बनेगा। यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 728, 8 आने वाला, 8 आने वाला। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, 8 आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, इतना बड़ा गुना मैं करूंगा नहीं। ध्यान से सुनना, 144 को मैं क्या लिख सकता हूं, 16 नमा 144, और गुना का 47 हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, जो हमारा आंसर बनेगा वो 9 का मल्टीपल होगा कि नहीं, 9 से कटने वाला होगा कि नहीं। तो इसी दोनों ऑप्शन में देख लो कौन सा ऑप्शन 9 से कटता है। तो जिसका डिजिटल सम 9 होगा वही ना 9 से कटेगा।
तो इसका डिजिटल सम निकालो, 8 7 15, 15 का 6 हो जाएगा, ये 9 से नहीं कटेगा। इसका डिजिटल सम निकालो, 814, 14 7 21 4 27, 27 का कितना 814, 14 7 21, 21 4 27 और 27 का डिजिटल सम 9 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन 9 से कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना बात समझ रहा है मेरा, इतना बात समझ रहा है हमारा। सवाल नंबर 80 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 80 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो सवाल नंबर 80 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सेम पिछला क्वेश्चन की तरह है, सेम पिछला क्वेश्चन की तरह है। क्या तुम ये क्वेश्चन नहीं कर लोगे? क्या तुम क्वेश्चन नहीं कर लोगे? ए बी सी के बीच में पैसा बांटा गया, पहले इस रेशियो में बांटा गया 9:8:6, बाद में इसके व्युत्क्रम के रेशियो में बांटा गया है। तो भाई पहले इस रेशियो में बटा था, बाद में इस रेशियो में बटेगा, तो डिफरेंस तो आएगा। पहले जितना पैसा जिसको मिला था, बाद में जिसको पैसा मिलेगा उसमें कमी बेसी तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस कारण से बी को 1000 रुपए का नुकसान हुआ। इसका मतलब पहले जो जिस रेशियो में पैसा बटा था उसमें बी को जितना पैसा मिला होगा, दूसरे जो रेशियो में पैसा बटा उसमें बी को उससे 1000 रुपया कम मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको से पूछ रहा है कुल धन का पता लगाना है जिसका वितरण किया जाना है, टोटल अमाउंट की राशि बताना है, क्या होगा। बस यही जो पिछला क्वेश्चन किए सेम टू सेम वही है, खाली डाटा चेंज कर दिया। पहले किस रेशियो में बटा था बताना, 9:8:6 के रेशियो में। पहले इस रेशियो में पैसा बटा, बाद में किस रेशियो में पैसा बटा बताना, पहले इस रेशियो में पैसा बटा है ना, पहले इस रेशियो में पैसा बटाना है ना, बटना था। बाद में किस रेशियो में पैसा बटा, तो 1/9, 1/9, 1/8 और 1/6, बाद में इस रेशियो में पैसा बटा। तो ये रेशियो हमारा बटा में, पहले इसको सीधा करते हैं, तो पूरे रेशियो को गुना कर देंगे। ठीक है, किससे गुना कर देंगे, इन तीनों का जो हर है उसके एलसीएम से गुना कर देंगे। तो 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना, 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 9 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। और 18 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना, 18 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना, 18 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा फाइनली, ये 9/72, ये 8 से 9 मरतबे चला जाएगा और 6 से ये 12 मरतबे चला जाएगा। अब जो पैसा बटेगा वो इस रेशियो में बटेगा, पहले इस रेशियो में बटना था, बाद में इस रेशियो में बटा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पे तुमको क्या करना है, यहां पे तुमको रेशियो को बैलेंस करना है कि पहले जो पैसा बटा उसमें टोटल अमाउंट कितना था। तो यहां बताओ मेरे भाई टोटल अमाउंट कितना है, तो यहां जो पैसा बटा उसमें टोटल अमाउंट कितना होगा, 9 6 15, 15 8 23 यूनिट होना है, 23 यूनिट। यहां जो टोटल पैसा बटा पहले वाला उसमें टोटल अमाउंट कितना था, तो 9 6 15, 15 8 23 यूनिट का बंटवारा होना था। लेकिन सेकंड में खाली रेशियो ना चेंज हुआ है, बटने का तरीका चेंज हुआ है, रेशियो चेंज हुआ है, लेकिन टोटल अमाउंट की राशि जो बनेगा वो दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। तो यहां टोटल अमाउंट जो बटा है इसके अकॉर्डिंग कितना पैसा बट गया, तो 12 8 20 9 29 यूनिट बट गया, 29 यूनिट, 29 यूनिट बट गया, 29 यूनिट। तो यहां पहला केस में 23 यूनिट बटा और दूसरा केस में 29 यूनिट बटा। तो भाई दोनों जगह पैसा तो एक ही प्रकार का बटा है ना, तो दोनों जगह पैसा का जो संख्या था जिसकी बंटवारा होना था, टोटल अमाउंट जिसका बंटवारा होना था, दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ 23 यूनिट है, यहाँ 29 यूनिट है, तो कैसे सेम होगा बताना मेरे भाई, ये दोनों योगफल सेम होना चाहिए, यहाँ 23 है, यहाँ 29 है। तो तुमको क्या करना है, इसमें 29 से गुना करना है और इसमें क्या करना है, 23 से गुना करना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये पूरे रेशियो में किससे गुना हो जाएगा, 29 से गुना हो जाएगा, और इस पूरे रेशियो में किससे गुना हो जाएगा, 23 से गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। हमको खाली निकालना है, उस पर फोकस करना है, पूरे पहाड़ को नहीं उठाना है। ठीक है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कुल धन का पता लगाए क्या होगा, तो कुल धन कितना बंटवारा होना है, 23 गुना 29। क्वेश्चन हमसे 23 गुना 29 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, 23 गुना 29 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या होगा। ठीक है, इसके लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाएंगे तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। पहले जो बंटवारा हुआ था, बाद में जो बंटवारा हुआ उसमें बी को 1000 रुपए का नुकसान हुआ, यानी पहले का बंटवारा और बाद के बंटवारा में बी का जो पैसा का अमाउंट था वो 1000 रुपए का डिफरेंस था। ठीक है, 1000 रुपए का डिफरेंस था। अरे क्या नहीं समझ रहा है, पहले जिसमें पहला जो जिस राशि में जिस रेशो में बंटवारा हुआ और बाद में जिस रेशो में बंटवारा हुआ उसमें बी को नुकसान है 1000 रुपए का, बी को 1000 रुपए कम मिला दूसरे बंटवारा में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और मेरे अकॉर्डिंग बी को कितना पैसा कम मिला बंटवारा में, पहले जितना बंटवारा हुआ था जिस रेशो में, बाद में जिस रेशो में बंटवारा हुआ था उसमें बी को कितना पैसा का लॉस लगा। ये ए का हुआ, ये बी का डाटा हुआ, ये सी का डाटा हुआ, ये ए का हुआ, ये बी का हुआ, ये सी का डाटा हुआ। तो मेरे अकॉर्डिंग बी को पहले बंटवारा में कितना पैसा मिला,
मेरे अकॉर्डिंग बी को पहले बंटवारे में 29 गुना 8 ये पैसा मिला। बाद में कितना पैसा मिला? 23 गुना 9 मिला, 23 गुना 9 मिला, 23 गुना 9 मिला। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा बताना? इसका डिफरेंस कितना आएगा? अरे बी को पहले जितना पैसा मिला था, बाद में जितना पैसा मिला, उसके बीच का डिफरेंस तुम अपने अकॉर्डिंग निकालो ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 रुपए का डिफरेंस है, तुम अपने अकॉर्डिंग निकालो कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो 29 गुना का 8 और 23 गुना का 9, इसके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा बताना? यहां तो कुछ भी कॉमन आने वाला है ही नहीं, तो 8 नमा 72 के 2 हासिल 7 चला जाएगा, 8 दूना 16, 16 7 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 23 232 यूनिट यहां आएगा, और 23 नमा कितना होता है? 207 यूनिट होता है, 260 यूनिट। तो कितना का डिफरेंस आया? कितना का डिफरेंस आया? पहले बंटवारा में 232 यूनिट मिला और दूसरे बंटवारा में 207 यूनिट मिला। तो डिफरेंस कितना का आ गया? डिफरेंस कितना का आ गया? 25 यूनिट का डिफरेंस आ गया, 25 यूनिट का, 25 यूनिट का डिफरेंस आ गया, 25 यूनिट का। अरे काय नहीं समझ रहा हमारा बात? 25 यूनिट का डिफरेंस आ गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1000 रुपए का नुकसान हुआ, और मेरे अकॉर्डिंग 25 यूनिट का नुकसान हुआ बी को, 25 यूनिट का नुकसान हुआ बी को। तो तुम बताओ मेरे भाई, 25 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 25 यूनिट का वैल्यू हुई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 1000 है, 1000। 25 यूनिट का वैल्यू हुई 1000 है, कितना गुना है बताना? 40 गुना है, 40 गुना, 40 गुना है। तो ये 40 गुना का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 23 गुना 29 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? ये 40 गुना है, तो ये भी 40 गुना हो जाएगा। इसकी गुना करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, इसकी गुना करोगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। कैसे बनेगा हमारा आंसर बताना? 23 गुना 29 गुना 40 करना है, 23 गुना 29 गुना 40 करना है, तो एक जीरो तो रहेगा। ठीक है, यूनिट डिजिट पहले चेक करेंगे। 3 की गुना 9 में होगा तो 9 3 27, और 7 की गुना 4 में होगा तो 8 आएगा, 8। ऐसा वाला संख्या बताओ कौन सा है? 0 उसके बाद 8 होना चाहिए, 0 उसके बाद 8 होना चाहिए, ना ये है ना ये है ना ये है, एक ही ऑप्शन हमारा है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरे काय नहीं समझ रहा है? जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन की तरह है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। ठीक है, चलो। एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। ध्यान से सुना मेरे भाई, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी। मैं लड़कियों की संख्या x मानता हूं, x, मैं लड़कियों की संख्या x मानता हूं। ठीक है, अगर मैं लड़कियों की संख्या x मानता हूं, ध्यान से सुनना, मैं लड़कियों की संख्या x मानता हूं, x, तो इसके अकॉर्डिंग लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा बताना? लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? तो लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 अधिक थी, लड़कियों की संख्या x है, तो इसके अकॉर्डिंग लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? x प्लस का 30 हो जाएगा, x प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ गया मेरा? आगे बढ़ो। बाद में कुछ और लड़कियां एक ही स्कूल में शामिल हुई, बाद में कुछ और लड़कियां उस स्कूल में शामिल हुआ। कितना लड़की शामिल हुआ हमको पता नहीं, कितना लड़की शामिल हुआ हमको पता नहीं। मैं मानता हूं कि बाद में के लड़कियां उस स्कूल में शामिल हुई, के लड़कियां उस स्कूल में शामिल हुई। ठीक है मेरे भाई, बाद में कुछ और लड़कियां उस स्कूल में शामिल हुई, तो बाद में लड़कों और लड़कियों के अनुपात 3:5 हो गया। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से, बाद में कुछ लड़कियां स्कूल में शामिल हुई, हमको नहीं पता कितना लड़कियां शामिल हुई, मैं मान लिया कि के लड़कियां शामिल हो गया, लेकिन लड़का तो उतना का उतना ही है ना, इसमें तो कोई बारिश आया नहीं। जितना लड़का पहले था उतना ही लड़का अभी भी है, जो नया भरा वो खाली लड़की भरा। तो लड़कियों की कुल संख्या कितना हो गया बताना मेरे भाई? एक्स लड़की पहले से थी और के लड़की बाद में शामिल हुई, तो टोटल लड़की कितना हो गया? एक्स प्लस के हो गया। टोटल लड़की कितना हो गया? एक्स प्लस के हो गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? बाद में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 हो गया, यानी लड़कियों की संख्या शामिल होने के बाद बॉयज से रेशो कितना हो गया? 3:5 हो गया। बाद में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:5 हो गया, यानी मेरे भाई ध्यान से सुनना, लड़के फाइनल कितना हो गया? इतना हो गया, लड़के अभी भी उतना का उतना ही है। ठीक है, तो अब ये रेशो कितना हो गया? लड़कों से लड़कियों का, लड़कों से लड़कियों का रेशो कितना हो गया? 3:5 हो गया। यानी अब जो फाइनल है बॉयज से गर्ल्स का रेशियो, तो बॉयज कितना है बताना? बॉयज x प्लस 30 है, और गर्ल्स अब कितना हो गया? तो गर्ल्स हो गया x प्लस के। और ये रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? ये रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 3/5 दे रखा है। काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? शुरुआत में x गो गर्ल्स था, के गो गर्ल्स बाद में आया, तो फाइनली गर्ल्स इतना हो गया x प्लस के, और लड़का कितना था? x प्लस 30 का x प्लस 30 था। तो ये रेशियो कितना हो गया? क्वेश्चन ये सब पूछ रहा है कि फाइनली कितना रेशियो हो गया लड़का और लड़कियों के बीच में? तो लड़का x प्लस 30 है, लड़की फाइनल x प्लस के हो गया, तो उन दोनों के बीच का रेशियो 3:5 है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है। हमको क्या निकालना है बताना?
लड़कियों की न्यूनतम संख्या बताओ क्या हुआ जो बाद में शामिल हुआ। लड़कों की न्यूनतम संख्या बताओ जो बाद में शामिल हुआ। तुम बताओ मेरे भाई, लड़की कितना शामिल हुआ बाद में? के शामिल हुआ, के गो लड़की बाद में शामिल हुआ, के गो। तो क्वेश्चन हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है? के का मान बताओ क्या होगा, के का मान बताओ क्या होगा, और वो भी मेरे भाई के का मिनिमम मान बताओ क्या होगा, मिनिमम मान बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना, हमको पहले के का मान निकालना है, उसके बाद मैं मिनिमम समझाऊंगा कि ये क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, के का मान निकालना है तो क्या करना है बताना। यही मेरे पास एक इक्वेशन है, यहीं से मैं सॉल्व करके के का मान निकालूंगा। तुम बताओ यहां से के का मान कैसे आएगा बताना। इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाओ, क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना 3 की गुना x प्लस के में होगा तो 3x प्लस का 3k हो जाएगा बराबर 5 की गुना x प्लस 30 में होगा तो ये 5x प्लस का कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, 150। कहीं नहीं बात समझ रहा है? 5 की गुना x प्लस 30 में होगा तो 5x प्लस का 150 हो जाएगा। k का मान निकालना है तो k को अकेला करो, 3x को उधर भेज देंगे तो 3k बराबर कितना हो जाएगा? 3x उधर जाएगा तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस का 150 हो जाएगा, ये 2x प्लस का 150 हो जाएगा। तो यहां से k बराबर कितना आ जाएगा बताना। यहां से k बराबर कितना आ जाएगा? तो ये 2x प्लस का 150 और बटा में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 बटा में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3। ये k का मान आया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको तुम बैक करोगे तो कितना बनेगा? इसको तुम बैक करोगे तो कितना बनेगा? 2/3x और प्लस का 150 बटा 3 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50। तो k का मान फाइनली क्या आ गया? ये आ गया, ये k का मान ये आ गया। तो तुम बता मेरे भाई, के का तो हमको वैल्यू चाहिए, इसमें वैल्यू चाहिए, के का तो हमको वैल्यू चाहिए। अब तुम बता मेरे भाई, जो हमारा के शामिल हुआ है लड़की के में, के लड़की शामिल हुआ है, ये तो पूर्णांक होगा ना, इंटीजर होगा कोई ना कोई, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 इस तरीके से होगा। तो तुम बताओ के का मान निकाल, के तो इंटीजर है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये पोर्शन इंटीजर है तो इस पोर्शन को भी पूरा कटना होगा, इस पोर्शन को भी पूरा कटना होगा, तभी पूर्णांक आएगा, सौशांक आएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पूर्णांक लाने के लिए x का जो मान है, x का जो मान है वो क्या होना चाहिए? x का मान क्या होगा जो ये पूरा का पूरा पूर्णांक आएगा? तो x का मान कोई ना कोई इंटीजर होगा ना, कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए और 3 से कटने वाला होना चाहिए, 3 से कटने वाला यानी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। जो x होगा वो कुछ और नहीं मेरे भाई, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल यानी 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, x जो है वो 3 का मल्टीपल है तो क्या होना चाहिए? x का मान बताओ, 3 का सबसे छोटा मल्टीपल। हमको k का मान मिनिमम पूछ रहा है, छोटा से छोटा पूछ रहा है, तो x का मान भी हमको छोटा से छोटा रखना पड़ेगा, तभी तो यहां वैल्यू जो बनेगा वो छोटा बनेगा, k का मान छोटा बनेगा, यानी सब चीज छोटा रखना है। तो बताओ x का मान 3 का मल्टीपल सबसे छोटा कौन है? तो 3 का मल्टीपल सबसे छोटा 3 ही है। तो मेरे भाई x बराबर यहां पर मैं क्या पुट करूंगा? 3 ही पुट करूंगा। तो x बराबर जैसे ही मैं 3 पुट करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो 2 + 50 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा, 52। के का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 52 हो जाएगा, 52। यही के का मान हो जाएगा मिनिमम से मिनिमम। ठीक है, ठीक है। अगर के का मान तुमको इससे ज्यादा लाना है तो 3 का दूसरा मल्टीपल रखो, यहां पर 3 का दूसरा मल्टीपल रखो, 6 रखो, 6 रखेगा तो 3 दूना 6, 2 दूना 4 तो ये 54 हो जाएगा, 54। अगर 3 का मल्टीपल x बराबर तुम दूसरा 6 रखेगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 54 हो जाएगा। 9 रखेगा है ना, 3 का मल्टीपल अगला 9 रखेगा तो 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, ये 56 हो जाएगा, 56, ये 56 हो जाएगा, 56। लेकिन क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है कि के का मिनिमम मान चाहिए, तो 52 भी आ रहा है, 54 भी आ रहा है, 56 भी आ रहा है, अनंत तक जाएगा, ये अनंत तक चला जाएगा ये। लेकिन उसमें सबसे छोटा कौन है? 52 ही तो है। मिनिमम मान हमसे पूछ रहा है तो मिनिमम कितना होगा? 52 ही होगा। ठीक है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो सवाल नंबर 83 देखो मेरे भाई, क्या सवाल कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 83 पढ़ो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। क्लब का प्रत्येक सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के बराबर रुपये तथा पैसे का योगदान करता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्लब का प्रत्येक सदस्य, जितना भी सदस्य है वो कितना पैसा का दान करता है? तो क्लब के सदस्यों की संख्या, क्लब में टोटल जितना भी सदस्य है, जितना भी सदस्य है उसके बराबर रुपया और उतना ही पैसा का योगदान करता है, उतने बराबर रुपया उतना ही पैसे का योगदान करता है। ठीक है, इस बात का क्या मतलब है? मान लो कि उस क्लब में मान लो कि 20 मेंबर है, 20 मेंबर टोटल 20 मेंबर है, 20 मेंबर, तो प्रत्येक मेंबर कितना पैसा दान करता है इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक मेंबर अगर 20 मेंबर है, टोटल अगर 20 मेंबर है तो प्रत्येक मेंबर कितना पैसा दान करता है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 रुपया प्रत्येक मेंबर, जितना क्लब की टोटल मेंबर की संख्या है उतना रुपया
प्लस उतना पैसा दान करता है, यानी 20 रुपया प्लस 20 पैसा दान करता है। हमारा बात समझ में आ रहा है? हमारा बात समझ में आ रहा है? कितना पैसा दान करता है प्रत्येक मेंबर? तो जितना उसका कुल मेंबर है उतना रुपया प्लस उतना पैसा दान करता है। जैसे टोटल अगर 20 मेंबर है तो प्रत्येक मेंबर कितना पैसा दान करेगा? जितना उसका टोटल मेंबर है, यानी 20 रुपया प्लस का 20 पैसा प्रत्येक मेंबर दान करेगा। ये क्वेश्चन का डाटा है, इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो इसका कहना ये है, आगे पढ़ो। यदि कुल योगदान 3636 रुपए का हुआ है, टोटल पैसा जो योगदान किया गया है वो टोटल कितना है? 3636 रुपया है। यानी टोटल पैसा जो लोग दान करता है उसकी टोटल जब जमा यानी टोटल योगफल निकाला गया तो टोटल पैसा कितना दान हुआ? 3636 रुपया का टोटल दान हो गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्लब के सदस्यों की संख्या बताओ क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्लब के सदस्यों की संख्या बताओ कितना है। ध्यान से सुनना, मैं ऐसा मानता हूं कि क्लब की सदस्यों की संख्या कितना है? n है n। ठीक है, n है n। ठीक है, क्लब के सदस्यों की संख्या n है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये कोई पहला मेंबर है, ये कोई पहला मेंबर है, ये कोई दूसरा मेंबर है, ये कोई दूसरा मेंबर है। उस क्लब का मान लो कि ये कोई तीसरा मेंबर है, ये कोई तीसरा मेंबर है। इस तरीके से मेरे भाई टोटल उस क्लब में कितने मेंबर है? n मेंबर है, n मेंबर। उस क्लब में टोटल कितना मेंबर है? n मेंबर है, n मेंबर। हमारा बात समझ गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से उसमें जो टोटल है वो n मेंबर है, n मेंबर। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई, तुम बताओ मेरे भाई, प्रत्येक सदस्य, यही सब मेंबर है, प्रत्येक सदस्य कितना पैसा दान करता है? जितना टोटल मेंबर की संख्या है, जितना टोटल मेंबर की संख्या, टोटल n मेंबर है, ध्यान रखना इस बात को, टोटल n मेंबर है। तो प्रत्येक सदस्य कितना पैसा जमा करता है? जितना टोटल मेंबर है उतना पैसा उतना रुपया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये आदमी कितना पैसा दान किया होगा? टोटल मेंबर कितना? n मेंबर। तो ये आदमी कितना पैसा दान किया होगा? ये दान किया होगा n रुपया प्लस का n पैसा, n रुपया प्लस का n पैसा। ये आदमी इतना ही पैसा दान किया होगा। ठीक है, ठीक है। ये आदमी कितना पैसा दान किया होगा? ये भी उतना ही पैसा दान किया होगा, n रुपया प्लस का n पैसा। यह आदमी कितना दान किया होगा? यह आदमी भी उतना ही दान किया होगा, n रुपया प्लस का n पैसा, n रुपया प्लस का n पैसा। इस प्रकार से प्रत्येक मेंबर इतना ही पैसा दान किया होगा। और टोटल मेंबर की संख्या कितना? n मेंबर है, n मेंबर। तो ये जो पैसा दान किया है इन सब का योगफल, इन सब का योगफल, इन सब का योगफल, इन सब का योगफल कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? इन सब का योगफल कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3636 रुपया है, 3636 रुपया। क्या नहीं समझ रहा है? ये जो पैसा दान किया, ये जो पैसा दान किया, ये जो पैसा दान किया, आगे भी मेंबर आएगा वो भी पैसा दान करेगा। तो इन सब पैसा का योगफल कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 3636 रुपया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 3636 रुपया है, 3636 रुपया है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है सदस्यों की संख्या कितनी है टोटल, ये बताओ, इनका मान पूछ रहा है। अब हमको हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना। देखो ये सब सेम योगफल है, ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, ये सब सेम चीज है। ठीक है, और ये सेम चीज कितना बार जुड़ रहा है बताओ? ये कितना बार जुटेगा? टोटल n मेंबर है तो n बार नहीं आएगा ना। टोटल n मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 n तक जाएगा। तो इन सबको जोड़ेगा तो n बार जोड़ना पड़ेगा, सेम चीज n बार जोड़ना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन सब का योगफल अगर मैं n बार जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बताना? n बार जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा बताना? n बार जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? तो कुछ नहीं करना है, n बार अगर जोड़ेगा, इन सबको अगर मैं n बार जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? रुपीज n प्लस का n पैसा, रुपीज n प्लस का n पैसा, इसकी गुना n में हो जाएगा। और यही वैल्यू कितना हो जाएगा? 3636 हो जाएगा। तुम नालायक को यह बात नहीं समझ में आया। मैं तुमको यह कह रहा हूं कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 प्लस 5। ठीक है, देखो कै को 5 है, 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है 6 को 5 है। ठीक है, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 6 बार जोड़ेगा तो कितना बनेगा? तो टोटल 6 बार जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा? 5 10 15 20 25 30 बन जाएगा, टोटल 30। अब मैं कह रहा हूं कि 5 प्लस 5 प्लस 5 हमको 6 बार जोड़ना है, 6 बार जोड़ना है। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 हमको 6 बार जोड़ना है। तो टोटल योगफल कितना बनेगा? तो किसी एक को पकड़ लो, जितना बार जोड़ना है उससे गुना कर दो, अभी भी 30 आया, अभी भी 30 आया। तो यही चीज तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला वैल्यू सेम 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 n बार जोड़ो, या नहीं तो एक को पकड़ के n से गुना कर दो, तब भी तो योगफल इतना ही आएगा ना।
इसका इसका ये सब सेम चीज है, सेम चीज को n बार जोड़ना है या इसकी n से गुना करना है, तभी तो योगफल सेम इतना ही आएगा। चलो आगे बताओ मेरे भाई, यहां से n का मान आसानी से निकल जाएगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आराम से निकल जाएगा। ध्यान से सुनना, ये पैसा को रुपया में चेंज करो, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये n रुपया है, n रुपया, ठीक है, n रुपया है तो ठीक है, प्लस n पैसा है, n पैसा, n पैसा को अगर रुपया में चेंज करना है, पैसा को अगर रुपया में चेंज करना है तो 100 से भाग लगाना होता है, 100 से भाग, ठीक है, ठीक है। और इसके गुना में कितना है बताना मेरे भाई, n है n, इसकी गुना में n है, बराबर कितना हो जाएगा, 3636 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 3636 हो जाएगा। इतना बात समझ रहा है? अगर मैं 100 एलसीएम ले लूंगा तो यहां से क्या बनेगा बताना, अगर मैं 100 एलसीएम ले लूंगा तो क्या बन जाएगा, 100n प्लस का n, ये हो जाएगा 101n, 101n बटा का कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और गुना का कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बताना, 3636 हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, ये 3636 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाया हूं, नंबर सिस्टम में मैं इसको पढ़ाया हूं। 3636 का मतलब क्या हो गया, ये 101 गुना का 36 हो जाएगा, 101 गुना का 36 हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है? 101 गुना के 36 करोगे तो 3636 आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 101 से 101 चला गया, चला गया, चला गया। अब बताओ मेरे भाई, आगे कैलकुलेशन करेगा तो क्या होगा, n की गुना n में करेगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 100 उधर चला जाएगा तो ये 36 गुना का 100 हो जाएगा, 36 गुना का 100 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हट जाएगा तो इधर रूट पकड़ लेगा, रूट इधर रूट पकड़ लेगा, रूट 36 का वर्गमूल 6 और 100 का वर्गमूल 10, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60। यानी क्लब में टोटल मेंबर की संख्या कितनी है, 60 मेंबर है, 60 मेंबर। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक ही चीज को तुम 10 बार जोड़ो, एक ही चीज को तुम 10 बार जोड़ो या 10 से गुना कर दो, जिस चीज को तुम जोड़ रहे हो उसको 10 से गुना कर दो तो फाइनली योगफल उतना ही आता है, बस इतना ही कंसेप्ट था। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये। लाल और हरे रंग की एक रंगीन तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग क्रमशः 2:3 के अनुपात में किया जाता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक तस्वीर है, तस्वीर, हमारी बात ध्यान से सुनना, एक तस्वीर है, ध्यान से सुनते रहना हमारी बात, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन है। इस तस्वीर में लाल और हरे रंग का उपयोग किस रेशियो में किया गया है, 2:3 के रेशियो में। पूरे तस्वीर में, पूरे पिक्चर में, पूरे में लाल और हरे रंग का अनुपात, लाल और हरा यानी रेड अनुपात ग्रीन, लाल और हरे रंग का जो अनुपात है इस तस्वीर में किस रेशियो में किया गया है, तो 2:3 के रेशियो में किया गया, ठीक है मेरे भाई। पूरे तस्वीर में लाल और हरे रंग का जो रेशियो इस्तेमाल किया गया है वो 2:3 के रेशियो में इस्तेमाल किया गया है, ठीक है मेरा भाई। ये पूरे तस्वीर की बात हो रहा है, पूरे का, ये ऑल तस्वीर की बात हो रहा है, ऑल पिक्चर का, ऑल पिक्चर में ये कलर इस रेशियो में इस्तेमाल किया गया, ऑल पिक्चर में। ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, आगे पढ़ो। यदि ऊपरी आधे हिस्से में, ऊपरी आधे हिस्से में, अब इस पिक्चर का मैं 2 बराबर हिस्सा लगाता हूं, 2 बराबर हिस्सा लगाता हूं, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों हिस्सा क्या आपस में बराबर है, बराबर, जितना हिस्सा ऊपर है उतना हिस्सा नीचे है। तो ऊपरी आधे हिस्से में हरा और लाल, हरा और लाल का अनुपात कितना है, 5:4 है। देखो पहले रेड और ग्रीन है, यानी लाल और हरा है तो सब जगह लाल और हरा ही ले लो, ठीक है। तो हरा और लाल का अनुपात अगर 5:4 है, 5:4 है, तो तुम बताओ मेरे भाई, रेड और ग्रीन, रेड अनुपात ग्रीन, रेड अनुपात ग्रीन का अनुपात कितना हो जाएगा, हरा लाल है तो लाल हरा का कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, पलटी मार देंगे इसको, 4:5 हो जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, ऊपरी आधे हिस्से में लाल और हरा का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो क्वेश्चन हमसे क्या, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, लाइट कट जाने के कारण कुछ समस्या है, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को समझा देना चाहता हूं, ध्यान से समझना। एक तस्वीर है पूरा का पूरा, उस पूरे तस्वीर में लाल कलर और हरे कलर का जो अनुपात है वो 2:3 है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद आधे हिस्से जो तस्वीर का है, उस आधे हिस्से में रेड और ग्रीन का अनुपात कितना है, 4:5 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, निचले आधे हिस्से में लाल और हरा का अनुपात बताओ क्या होगा। यानी इस हिस्से में, निचले आधे हिस्से में रेड और ग्रीन कलर का अनुपात हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा।
रेड और ग्रीन कलर का अनुपात क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से सुनना। हमको क्या करना है, ये आधे हिस्से का जो रेशियो है और ये पूरा जो पिक्चर का रेशियो है, इन दोनों रेशियो को क्या करना है, बैलेंस करना है, ठीक है। इन दोनों रेशियो को बैलेंस करना है। तो पहले इन दोनों रेशियो को एक लेवल पे लाओ, फिर उसके बाद मैं इसमें तुलना कर लूंगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ऑल पिक्चर का जो हिस्सा है वो इस हिस्से का क्या है, 2 गुना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऑल पिक्चर का जो हिस्सा है, ऑल पिक्चर का जो हिस्सा, हमको पता है कि ऑल पिक्चर का जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसका कितना है, 2 गुना है, 2 गुना। ऑल पिक्चर का जो हिस्सा है वो ऊपर वाले पोर्शन का क्या है, 2 गुना है, 2 गुना। तो ये कंपेयर तभी हो जाएगा, ये कंपेयर तभी होगा जब हम दोनों रेशियो को बैलेंस करेंगे, ठीक है। पहले दोनों रेशियो को एक रंग का बना कर लेकर आओ, एक रंग का, तब जाके दोनों अगर इक्वल हो जाएगा फिर मैं ये वाला हिस्सा इससे डबल कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलो तो कैसे बैलेंस होगा बताना। यहां रेड कलर और ग्रीन कलर यानी टोटल जो कलर का इस्तेमाल हुआ है उसका टोटल योगफल कितना है, 9 यूनिट है, 9 यूनिट है, बताओ ना। यहां टोटल कलर का जो इस्तेमाल हुआ है 4 यूनिट रेड कलर का और 5 यूनिट ग्रीन कलर का, यानी टोटल जो इस्तेमाल हुआ है कलर का वो 9 यूनिट का हुआ है, 9 यूनिट का ऊपर में, 9 यूनिट का। और पूरे पिक्चर में जो इस्तेमाल हुआ है रेड कलर का 2 यूनिट और ग्रीन कलर का 3 यूनिट, तो यहां जो टोटल कलर का इस्तेमाल हुआ है वो टोटल 5 यूनिट हुआ है, 5 यूनिट, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ रहा है मेरा, इतना बात समझ में आ रहा है। ऐसे समझो मेरे भाई, अगर रेड कलर का इस्तेमाल ऊपर में 4 लीटर का हुआ है तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल 5 लीटर का हुआ है, तो आधे हिस्से में टोटल कलर का जो इस्तेमाल है, दोनों कलर का इस्तेमाल टोटल कितना लीटर का हुआ है, 9 लीटर का हुआ है, 9 लीटर का। और पूरे पिक्चर में लाल और हरा कलर का जो इस्तेमाल हुआ है वो 2, 3, 5 लीटर का ही हुआ है, 5 लीटर का। ऐसे समझो इसको, 5 लीटर का ही हुआ है, 5 लीटर का। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है? ये तो गलत हो गया ना, ये तो गलत हो गया ना। यहां जो इस्तेमाल होना चाहिए वो ज्यादा लीटर होना चाहिए, यहां इस्तेमाल उसके आधे में होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो दोनों को पहले एक रंग का बनाओ, एक रंग का लेवल पे लेकर आओ, लेवल पे एक रंग का बना लो, उसके बाद फिर मैं इससे दोगुना इसको बना लूंगा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, यहां टोटल 9 यूनिट है, यहां टोटल 5 यूनिट है, तो एक रंग का कैसे बनेगा, एक रंग का कैसे बनेगा। यहां 9 यूनिट है तो इसमें 5 से गुना करो, ठीक है। और यहां 5 यूनिट है तो इसमें 9 से गुना करो, इसमें 9 से गुना करो। अब हमारा ये टोटल जो कलर है वो इक्वल हो जाएगा। कैसे? 5 4 9 5 45 लीटर का इस्तेमाल यहां भी हुआ है और 3 2 5 5 9 45 लीटर का इस्तेमाल यहां भी हुआ है, दोनों जगह 45 लीटर का इस्तेमाल हुआ। अब ये लेवल पर आ गया, लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अब मैं इसको इक्वल पे ले आया हूं, बराबरी पे ले आया हूं। अब इसमें तुलना करना है, तुलना इसके हिसाब से होगा कि ऑल पिक्चर में जो कलर का इस्तेमाल हुआ है वो ऊपर में जो कलर का इस्तेमाल हुआ है उसका 2 गुना है, उसका 2 गुना है। यानी यहां जो टोटल इस्तेमाल हुआ है ये ऊपर में जो इस्तेमाल हुआ इसका 2 गुना। अभी तो दोनों बराबर है, अभी 45 यूनिट यहां पे इस्तेमाल हुआ, 45 यूनिट यहां पे इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मेरे भाई यहां जो इस्तेमाल हुआ है उससे 2 गुना यहां इस्तेमाल हुआ है। तो तुम हमको क्या करना है बताना, इसका अगर 2 गुना करना है तो ये दोनों तो अभी बराबरी है, बराबरी है। तो यहां अगर मैं 2 से गुना कर दूंगा तो यहां जितना लीटर का इस्तेमाल हुआ है ऊपरी हिस्से में, टोटल हिस्से में, उससे 2 गुना का इस्तेमाल नहीं हो जाएगा, ठीक है, उससे 2 गुना का इस्तेमाल नहीं हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, अब हमको इतना बताओ कि टोटल पिक्चर में जो लाल और हरा कलर का अनुपात है वो बदल के कितना हो जाएगा। तो 9 की गुना 2 में होगा तो 18, 18 की गुना 2 में होगा तो 36 यूनिट हो जाएगा, 36 यूनिट। और 9 दूनी 18, 18 3 54 यूनिट हो जाएगा, 54 यूनिट। यानी रेड और ग्रीन का जो इस्तेमाल है पूरे पिक्चर में वो हो गया फाइनली 36 यूनिट का और 54 यूनिट का, ठीक है, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, पूरे पिक्चर में रेड कलर का इस्तेमाल कितना यूनिट का हुआ है, 36 यूनिट का हुआ है, 36 यूनिट का। पूरे पिक्चर में रेड कलर का इस्तेमाल 36 लीटर का हुआ है, 36 लीटर का। लेकिन ऊपरी आधे हिस्से में कितना यूनिट का रेड कलर का इस्तेमाल हुआ है, 5 चौका 20 यूनिट का, 20 यूनिट का। नया रेशियो यही तो बनेगा, 20:25, 20:25। पूरे पिक्चर में रेड कलर का इस्तेमाल कितना यूनिट का हुआ है, 36 यूनिट का। और आधे हिस्से में कितना का इस्तेमाल हुआ है, 20 यूनिट का, 20 यूनिट का। तो बताओ मेरे भाई, पूरे पिक्चर में 36 लीटर का इस्तेमाल हुआ है, 20 लीटर का इस्तेमाल यहां हुआ है, तो 16 लीटर का ही तो इस्तेमाल यहां होगा, 16 लीटर का इस्तेमाल होगा, तभी तो 20 + 16 36 लीटर का बनेगा रेड कलर, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई, पूरे पिक्चर में ग्रीन कलर का इस्तेमाल 54 लीटर का हुआ है, 54 लीटर का। पूरे पिक्चर में 54 लीटर का इस्तेमाल हुआ है ग्रीन कलर का। तो ऊपर वाला हिस्से में ग्रीन कलर का इस्तेमाल अगर 25 यूनिट का हुआ है तो नीचे वाला हिस्से में ग्रीन कलर का इस्तेमाल कितना यूनिट का होगा, कितना लीटर का हुआ होगा। तो 54 में से 25 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29।
यानी 29 यूनिट का इस्तेमाल हुआ है। तभी तो 29 प्लस 25 जोड़ोगे तो 54 हो जाएगा, 29 प्लस 25 जोड़ोगे तो 54 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, जो निचला आधे हिस्सा है उसमें लाल और हरे कलर का अनुपात कितना हो जाएगा? 16:29 हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, ध्यान से देखना ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 84 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना। सेम पिछला कंसेप्ट की तरह है, इसमें इस्तेमाल करना है। देखो ध्यान से, पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:4 है, 3:5 है। भूमि को मैं एल से डिनोट करूंगा और जल को मैं डब्ल्यू से डिनोट करूंगा, वाटर। ठीक है, एल और डब्ल्यू का रेशो कितना है? 3:5 है। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का रेशो कितना है? 3:5 है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक पृथ्वी को लगाता हूं यहां पे, पृथ्वी गोल होता है, गोल। ठीक है, इस पूरे पृथ्वी पर भूमि का मतलब एल और जल का मतलब डब्ल्यू, इसका रेशो कितना है बताना मेरे भाई? 3:5 का है। इसका रेशो कितना है? 3:5 का है। ये पूरे पृथ्वी का है, पूरे पृथ्वी का, ये पूरे पृथ्वी का है, पूरे पृथ्वी का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पूरे पृथ्वी पे कितना लैंड है, कितना भूमि है? 3 यूनिट है। और पूरे पृथ्वी पे वाटर कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। ठीक है, इसके कहने का यह मतलब है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 7:9 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात क्या होगा यह बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस पृथ्वी को मैं 2 हिस्सा में तोड़ता हूं, 2 बराबर हिस्सा में तोड़ता हूं, उत्तरी और दक्षिणी। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी होगा और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी होगा। इसको मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूं, 2 पार्ट में तोड़ देता हूं। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों इक्वल पार्ट होगा, यहां से यहां उत्तरी गोलार्ध और यहां से यहां दक्षिणी गोलार्ध, ये दोनों हिस्सा आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। अब उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात, यानी लैंड और वाटर का अनुपात उत्तरी गोलार्ध में कितना है बताना? कितना है? 7:9 है, 7:9 है, 7:9 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात बताओ क्या होगा। दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का अनुपात बताना है क्या होगा। ठीक है, जस्ट इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था जस्ट सेम क्वेश्चन है मेरा भाई, जस्ट सेम क्वेश्चन है। हमको पता है यहां पे कि पूरे पृथ्वी पर जो लैंड और वाटर का जो टोटल योगफल होगा, वो नॉर्थ गोलार्ध का जो लैंड और वाटर का टोटल योगफल होगा उसका 2 गुना होगा। इतना हमको पता है कि ये वाला हिस्सा आधा है ना, ये पूरा हिस्सा, तो यहां जो भी वैल्यू बनेगा, यहां जो भी वैल्यू बनेगा इसका 2 गुना हो जाएगा ना, पूरे का 2 गुना हो जाएगा ना, पूरे का 2 गुना हो जाएगा ना। ठीक है, चलो मेरे भाई, बस सेम करना है हमको। कैसे काम करना है? अभी मैं पिछला क्वेश्चन में सेम काम किया था। कैसे? इन दोनों के बीच में ये वाला वैल्यू इस वैल्यू का 2 गुना होगा, इतना बात हमको पता है। तो पहले दोनों को सेम लेवल पर लाओ, इसके बाद 2 गुना ठोको। तो यहां लैंड और वाटर का टोटल योगफल कितना बन रहा है? 8 यूनिट बन रहा है, 8 यूनिट। यहां 8 यूनिट बन रहा है और यहां कितना बन रहा है? 16 यूनिट बन रहा है, 16 यूनिट। टोटल लैंड और वाटर का योगफल 16 यूनिट बन रहा है, यहां 8 यूनिट बन रहा है। तो दोनों एक रंग का कैसे होगा? 16 और 8 को एक रंग का बनाना है, तो 8 को इसको 2 से गुना कर दो, इस रेशियो में 2 से गुना कर देगा, तो यहां भी टोटल लैंड और वाटर का योगफल 16 यूनिट हो रहा है और यहां भी लैंड और वाटर का टोटल योगफल 16 यूनिट हो रहा है। अब ये दोनों इक्वल हो गया, लेकिन इक्वल थोड़ी ना रखना है। ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू का 2 गुना होगा ना। तो इक्वल होने के बाद इसको मैं 2 गुना कर दूंगा, 2 गुना। इक्वल करने के बाद मैं क्या कर दूंगा? 2 गुना कर दूंगा, 2 गुना। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अब हमको ये बताओ, लैंड और वाटर का जो नया रेशियो बनेगा वो कितना हो जाएगा बताना? 2 दूनी 4 की गुना 3 में होगा तो 12 हो जाएगा अनुपात, 2 दूनी 4 की गुना 5 में होगा तो 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब तुम बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ कि टोटल लैंड पूरे पृथ्वी पर कितना है? 12 यूनिट है, 12 यूनिट। टोटल लैंड पूरे पृथ्वी पे 12 यूनिट है, 12 यूनिट, 12 यूनिट है, 12 यूनिट, 12 यूनिट। टोटल लैंड 12 यूनिट है, ये पूरा लैंड 12 यूनिट है। तो 7 यूनिट अगर नॉर्थ गोलार्ध में है तो साउथ गोलार्ध में कितना हो जाएगा? टोटल 12 है तो 7 यहां है तो 5 यहां होगा, 5 यहां होगा। टोटल वाटर पूरे पृथ्वी पर कितना है? 20 है। टोटल वाटर पूरे पृथ्वी पर 20 है, 20। तो 20 में अगर 9 गो अगर नॉर्थ में है तो वाटर जो है साउथ में कितना हो जाएगा? टोटल 20 है, 9 यहां है तो यहां कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11। यानी दक्षिणी गोलार्ध में लैंड से वाटर का रेशियो कितना बन जाएगा? 5:11 हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, यही क्वेश्चन सेम टू सेम है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, इसमें थोड़ा सा बुद्धि लगाना है।
पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात, भूमि को मैं एल से डिनोट करता हूं, जल को मैं वाटर से डिनोट करता हूं। तो पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात कितना है? 1:2 है, 1:2 है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना। ये पूरे पृथ्वी को मैं यहां पे लगा लिया, एक पूरा पृथ्वी है, और इस पूरे पृथ्वी पर लैंड और वाटर का जो रेशियो है, लैंड और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 1:2 है, 1:2 है पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, ये जो रेशियो है ये पूरे पृथ्वी का है, पूरे पृथ्वी का। ये जो रेशियो है ये पूरे पृथ्वी का है, पूरे पृथ्वी का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, पूरे पृथ्वी पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना है? 1:2 है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रहा है, तो मैं इसको बांट देता हूं। आधा हिस्सा में उत्तरी गोलार्ध चला गया और आधा हिस्सा में दक्षिणी गोलार्ध चला गया। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ो मेरे भाई। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात कितना है? 2:7 है, भूमि और पानी का अनुपात। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात, यानी लैंड से वाटर का अनुपात उत्तरी गोलार्ध में कितना है बताना? लैंड से वाटर का अनुपात उत्तरी गोलार्ध में कितना है बताना? 2:7 है, 2:7। तो दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्रों के आधे हिस्से में, ध्यान से सुना मेरे भाई, दक्षिणी गोलार्ध तो ये है, अब इस क्षेत्र के आधे हिस्से में, आधे हिस्से में भूमि और पानी का अनुपात, आधे हिस्से में लैंड और वाटर का अनुपात कितना है? आधे हिस्से में लैंड और वाटर का अनुपात है 3:2, 3:2 है। आधे हिस्से में लैंड और वाटर का अनुपात कितना है? 3:2 है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध के जो बचा हुआ आधे हिस्सा है, उसमें हमको पानी का अनुपात खोजे दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे भाग पर भूमि से। ठीक है, यानी पानी और भूमि का अनुपात खोजना है इस हिस्सा में, पानी और भूमि का अनुपात। तो तुम यहां पे भी लैंड और वाटर का अनुपात निकाल लो, यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, मैं इसको पलट दूंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुना, क्वेश्चन को कैसे करना है, ध्यान से सुनना। पहले तुम खाली नॉर्थ और साउथ को देखो, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को देखो, खाली नॉर्थ गोलार्ध का ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा, और टोटल देखो। पहले इन दोनों में कंपेयर करो, बाद में मैं नीचे में आऊंगा। पहले इन दोनों में कंपेयर करो, इन दोनों में कंपेयर करो। पहले ध्यान से सुना मेरे भाई, पहले ये आधे हिस्से में, ये आधे हिस्से में ये है, आधे हिस्से में भी इसका आधा आधा बंटवारा हुआ है। तो पहले मैं इस पृथ्वी के आधे हिस्से का कंपेयर इससे करूंगा। ठीक है, तो यहां लैंड वाटर का टोटल योगफल कितना बनना है? 9 यूनिट बनना है, 9 यूनिट। ये पहले बराबरी करो। अरे भाई यहां का जो हिस्सा इसका डबल होगा ना, ये वाला हिस्सा, ये उत्तरी गोलार्ध में जितना भी हिस्सा बनेगा, जितना भी मात्रा बनेगा, उसका डबल बनेगा पृथ्वी का। ठीक है, तो पहले इन दोनों को इक्वल करो, इक्वल, उसके बाद मैं इसका डबल कर दूंगा तो इन दोनों का तुलना हो जाएगा, फिर मैं आऊंगा इसके पास। ठीक है, चलो, इसका टोटल योगफल लैंड और वाटर का कितना है? 9 यूनिट है, 9 यूनिट, और वहां कितना है? 3 यूनिट है, 3 यूनिट। तो तुम बता मेरे भाई यहां दोनों योगफल कैसे सेम होगा? यहां 9 यूनिट है, यहां 3 यूनिट है, तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, इस रेशियो में 3 से गुना कर देगा, तो ये दोनों बैलेंस हो गया, एक रंग का हो गया, एक रंग का। ठीक है, यहां भी लैंड और वाटर का टोटल योगफल 9 है, और यहां भी लैंड और वाटर का टोटल योगफल 9 है, हो गया। लेकिन तुम बताओ मेरे भाई, ये वाला हिस्सा से डबल होगा ना? ये पूरे पृथ्वी का हिस्सा, पूरे पृथ्वी पर लैंड और वाटर, इससे डबल होगा ना? इससे डबल होगा ना? तो इससे डबल करना है तो इसमें 2 से गुना और कर दो, इससे डबल करना है, इससे 2 से गुना और कर दो। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां नया रेशियो क्या बन जाएगा? लैंड और वाटर का नया रेशियो कितना बन जाएगा बताना? 3 दूना 6 की गुना 1 में होगा तो 6 अनुपात, और 6 की गुना 2 में होगा तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। हमारी बात समझ गया? तो ये लैंड और वाटर का रेशियो आ गया नया, पूरे पृथ्वी पर लैंड और वाटर का रेशियो कितना आ गया? 6:12 आ गया, 6:12 पूरे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ये आधे हिस्से में, मैं इन दोनों को नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि ये आधे हिस्से में, ये आधे हिस्से में, निचला आधे हिस्से में, मैं यहां लिख देता हूं दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में, दक्षिणी गोलार्ध का जो आधा हिस्सा है, 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 उस आधे हिस्से में लैंड से वाटर का रेशियो क्या होगा ये बता दो। आधे हिस्से में लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा ये बता दो। अभी मैं इन दोनों को नहीं देख रहा हूं, सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इसके आधे हिस्से में लैंड और वाटर का रेशियो बता दो कितना होगा। इसके आधे हिस्से में दक्षिणी गोलार्ध का जो आधा हिस्सा है उसमें लैंड और वाटर का रेशियो बता दो कितना होगा। देखो टोटल लैंड कितना है पूरे पृथ्वी पर? 6 है, 6 टोटल लैंड 6 है। नॉर्थ में कितना है? 2 है। नॉर्थ में कितना है? 2 है। तो साउथ में कितना होगा? 4 ही तो होगा। साउथ में कितना होगा? 4 होगा, 4 यूनिट। ठीक है। टोटल पृथ्वी पर वाटर कितना यूनिट है? 12 यूनिट है, 12 यूनिट। टोटल पृथ्वी पर वाटर 12 यूनिट है। नॉर्थ में कितना है? 7 यूनिट है। तो साउथ में कितना हो जाएगा? 5 यूनिट नहीं हो जाएगा? ये 5 यूनिट नहीं हो जाएगा, ये 5 यूनिट नहीं हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो
आधे हिस्से में लैंड और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 4:5 हो गया। लैंड और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 4:5 हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाना। ये मेरे काम का अब नहीं रहा, ठीक है? ये भी मेरे काम का अब नहीं रहा, ये भी मेरे काम का नहीं रहा। अब मेरे काम का रह गया ये, सिर्फ इतना ही मेरे काम का है, इतना ही मेरे काम का है, इतना ही मेरे काम का है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इतना ही मेरे काम का है। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। अब मैं खाली इसका भी फिगर लगाऊंगा तो मेरा बात काम चल जाएगा, इस सब का कोई मतलब नहीं, बस इतना ही है। देखो मेरे भाई ध्यान से, अब यहां से यहां जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूरा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध का है। दक्षिणी गोलार्ध का ये पूरा हिस्सा है, पूरा ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध है, पूरा ये दक्षिणी गोलार्ध है, पूरा दक्षिणी गोलार्ध। पूरा दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो कितना है? 4:5। पूरा दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो कितना है? 4:5 है, ठीक है? अब दक्षिणी गोलार्ध का आधा आधा हिस्सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध का भी आधा आधा हिस्सा हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये आधा हिस्सा हो गया, तो ये वाला जो हिस्सा होगा आधा हिस्सा, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू मेरे भाई, इसका 2 गुना करेंगे तो पूरे दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा आ जाएगा, इसका 2 गुना करेंगे तभी तो ये आ जाएगा। अरे ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध में रेशियो ये बन रहा है, टोटल ये बन रहा है, और ये आधे हिस्से में टोटल ये बन रहा है, तो इसका 2 गुना ही तो होगा ये, इसका 2 गुना ही तो होगा ये। क्या ये 2 गुना है? लैंड 3 है तो यहां लैंड 4 है, ये 2 गुना है, यहां वाटर 2 है तो वहां 5 है, तो 2 गुना है ही नहीं। तो मेरे भाई यहां तुम्हारा जो ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू इससे 2 गुना होना चाहिए, तो इसको 2 गुना करना होगा, 2 गुना करना होगा। तो तुमको क्या करना होगा? पहले दोनों को एक रंग का बनाओ, एक रंग का बनाएगा तब जाकर मैं इसको 2 गुना कर दूंगा, ठीक है? तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां लैंड और वाटर टोटल कितना है? 5 है, 5, और वहां लैंड और वाटर कितना है टोटल? 9 है, 9। तो ये दोनों एक रंग का कब होगा बताना? ये 5 है, 5, तो इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, 9 से। ध्यान से सुनते रहना, इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, 9 से, ठीक है? इस टोटल में 9 से गुना करना पड़ेगा, और यहां 9 है तो इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तब ये जाके क्या हो जाएगा? तब ये जाके क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देखो मेरे भाई, यहां 5 नमा 45 यूनिट हो गया लैंड और वाटर टोटल, और यहां कितना हो गया? 5 4 9 5 45 यूनिट हो गया लैंड और वाटर, ठीक है? लेकिन क्या ये सही है? पूरा दक्षिणी गोलार्ध में 45 यूनिट और दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में भी 45 यूनिट, ये तो गलत है ना। ये दोनों एक लेवल पर आ गया। हमको पता है कि यहां जो पूरे दक्षिणी गोलार्ध का जो वैल्यू है वो इस वाले वैल्यू का 2 गुना होगा। अभी तो दोनों बराबर बराबर वैल्यू पर है, लेकिन ये वाला वैल्यू इस वाले वैल्यू का 2 गुना होगा। तो तुमको क्या करना है? अभी दोनों बराबर बराबर पर है, इसको 2 से गुना कर देना है, ठीक है? इसको 2 से गुना कर देना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, पूरे दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 10 की गुना 4 में होगा तो 40, 5 दूना 10, 10 की गुना 5 में होगा तो 50। तो पूरे दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 40:5 हो गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, पूरे दक्षिणी गोलार्ध में लैंड कितना यूनिट है? 40 यूनिट। ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें लैंड कितना है? 40 यूनिट। लैंड 40 यूनिट है, और यहां लैंड कितना आधे हिस्से में? ये रेशियो कितना हो जाएगा? 9 3 27 अनुपात कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अरे हो जाएगा। तो पूरे दक्षिणी गोलार्ध में लैंड कितना है? 40 यूनिट, और आधे हिस्से में, दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में लैंड कितना है? 27 यूनिट। तो बचा हुआ आधे हिस्से में कितना होगा? तो 40 में से 27 घटाओगे ना, तो 40 में से 27 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 13 यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट, 13 यूनिट हो जाएगा, 13 यूनिट। अरे समझ रहा है? पूरे दक्षिणी गोलार्ध में वाटर कितना यूनिट है? 50 यूनिट है, 50 यूनिट। पूरे दक्षिणी गोलार्ध में वाटर 50 यूनिट है, 50 यूनिट, और सिर्फ आधे हिस्से में वाटर कितना यूनिट है? 18 यूनिट है, 18 यूनिट। तो इस आधे हिस्से में कितना होगा? टोटल 50 है, 18 इधर है, तो इसमें कितना बचेगा? 18 2 20, 20 30, 32 यूनिट हो जाएगा, 32 यूनिट हो जाएगा, 32 यूनिट। तो तुम बताओ मेरे भाई, दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में लैंड से वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? 13:32 हो जाएगा, 13:32 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? उल्टा पूछ रहा है कि आधे हिस्से में वाटर से लैंड का अनुपात कितना होगा? 32:13 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरे समझ रहा है? ये 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन कर दिया था, और कुछ है ही नहीं। पहले इन दोनों में तुलना करना था, जब इन दोनों में तुलना कर दिया तो पूरा हिस्सा ये हो गया और आधा हिस्सा ये हो गया, फिर ये दोनों में तुलना करके निकालना था। 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में मिक्स कर दिया था, ठीक है? चलो इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? एक स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स के 3 आकार के पैकेटों में बेचता है, बड़े, सुपर और जंबो। पॉपकॉर्न भी बेचता है, चिप्स भी बेचता है, 2 चीज बेचता है मेरे भाई। पॉपकॉर्न भी बेचता है और
चिप्स भी बेचता है, ध्यान से सुनते रहना। 3 आकार के पैकेटों में बेचता है, बड़े, सुपर और जंबो। पॉपकॉर्न का 3 पैकेट है मेरे भाई, पॉपकॉर्न का 3 पैकेट है, ध्यान से सुनना। पॉपकॉर्न का 3 पैकेट है, एक है बड़ा वाला, एक है बड़ा पैकेट, एक पैकेट का नाम है सुपर और एक पैकेट का नाम है जंबो। यानी 3 साइज का पैकेट है ना बेच रहा है पॉपकॉर्न का, 3 साइज का पैकेट बेच रहा है पॉपकॉर्न का। ठीक है, ठीक है। चिप्स का भी 3 प्रकार का पैकेट है, चिप्स का भी 3 प्रकार का पैकेट है, चिप्स का भी 3 प्रकार का पैकेट है, एक बड़ा वाला, एक सुपर है और एक क्या है, जंबो है। चिप्स का भी 3 आकार का पैकेट है। आगे बात करो मेरे भाई, इनके शेयरों में बड़े, सुपर और जंबो पैकेट्स की संख्या पॉपकॉर्न के लिए 7, 17, 16 है। पॉपकॉर्न का जो पैकेट बेच रहा है वो, पॉपकॉर्न का जो पैकेट बेच रहा है वो बड़ा, सुपर और जंबो, तो उस पैकेटों की संख्या कितना कितना है उसका रेशियो दे रखा है। बड़ा, सुपर और जंबो पैकेटों की संख्या पॉपकॉर्न के लिए 7:17:16 है। 7:17:16। इसके कहने का क्या मतलब है कि पॉपकॉर्न का जो पैकेट निकाला है 3 प्रकार का, तो उनके पैकेटों की संख्या का रेशियो 7:17:16 है। यानी बड़ा पैकेट अगर 7 गो है तो सुपर पैकेट 17 गो है और जंबो पैकेट 16 गो है। ऐसा कह रहा है कि बड़ा पैकेट अगर 7 यूनिट है तो सुपर पैकेट 17 यूनिट है पॉपकॉर्न का और जंबो पैकेट जो है पॉपकॉर्न का वो 16 यूनिट है। इसी प्रकार से चिप्स के लिए जो तो तीनों पैकेट तैयार कर रखा है, इन तीनों पैकेट की संख्या का रेशियो कितना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चिप्स के लिए जो तीनों पैकेट तैयार कर रखा है, ये तीनों पैकेट की संख्या का रेशियो कितना दे रखा है, तो 6:15, 6:15 अनुपात कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, 14। 6:15:14 दे रखा है। इसके कहने का मतलब बड़ा पैकेट अगर चिप्स का 6 गो है तो सुपर पैकेट 15 गो है और जंबो पैकेट कितना है, 14 गो है। ये रेशियो में, इसलिए मैं एक्चुअल डाटा में बात नहीं करूंगा, रेशियो में ही बात करूंगा। चलो आगे पढ़ो। इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स के पैकेटों की संख्या के समान है, तो जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के पैकेटों की संख्या का अनुपात क्या होगा ये बताओ। देखो मेरे भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, जंबो पॉपकॉर्न, जंबो पॉपकॉर्न, जंबो पॉपकॉर्न, जंबो पॉपकॉर्न, जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स, इसका रेशियो पूछ रहा है क्या, और जंबो चिप्स इसका रेशियो पूछ रहा है क्या होगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। बताओ मेरे भाई, जंबो पॉपकॉर्न का जो पैकेट है उससे जंबो चिप्स का जो पैकेट है उससे दोनों का रेशियो हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो हमको पॉपकॉर्न का जो जंबो पैकेट है उसकी संख्या लाना होगा और जो चिप्स का जो पैकेट है जंबो उसकी संख्या लाना होगा। दोनों की संख्या का अनुपात क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। और एक चीज क्या दे रखा है, एक चीज क्या दे रखा है, ध्यान से सुना। पॉपकॉर्न की पैकेटों की कुल संख्या, पॉपकॉर्न का जो टोटल पैकेट है, पॉपकॉर्न का जो टोटल पैकेट है, पॉपकॉर्न का जो टोटल पैकेट है, पॉपकॉर्न का जो टोटल पैकेट है और चिप्स का जो टोटल पैकेट है, चिप्स का जो टोटल पैकेट है वो आपस में क्या है, इक्वल है। वो आपस में क्या है, इक्वल है। मेरे भाई पॉपकॉर्न का जो टोटल पैकेट की संख्या है बड़ा सुपर जंबो मिला के और चिप्स का जो टोटल पैकेट की संख्या है बड़ा सुपर जंबो मिला के, इन सब का योगफल, दोनों का योगफल क्या है, आपस में समान है। इनकी संख्या समान है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या अभी ये समान दिख रहा है, क्या अभी ये समान दिख रहा है, बताना। यहां टोटल पैकेटों की संख्या कितना है बताना, 17, 7, 24 और 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40। यहां टोटल पैकेटों की संख्या 40 दिख रहा है, 40, ठीक है। और यहां टोटल पैकेटों की संख्या कितना दिख रहा है बताना, ये 15 और 14 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 और 6 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35। यहां टोटलो पैकेटों की संख्या कितना दिख रहा है, 35 दिख रहा है, 35। तो क्या ये दोनों पैकेटों की संख्या आपस में समान है, नहीं है। तो इन दोनों को आपस में समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 और 35 का एलसीएम कितना होता है, 40 और 35 का एलसीएम कितना होता है बताना मेरे भाई, 40 और 35 का एलसीएम कितना होता है बताना, 40 और 35 का एलसीएम कितना होता है, 40 होता है 5 गुना 8 और 35 होता है 5 गुना 7। तो 5 5 का तो 5 ही हो जाएगा, ये 7 गुना 8 हो जाएगा, ये 7 गुना 8 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये 7 गुना 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 अठे, 7 पचे 35 अठे, तो 35 अठे कितना हो जाएगा, 35 अठे कितना हो जाएगा, तो 35 चौक होता है 500, 35 अठे हो जाएगा 560, 35 अठे कितना हो जाएगा 560, 8 पंचे 40 और 8 3 24, नहीं 35 अठे कितना हो जाएगा, तो 35 चौक कितना हो जाएगा, 35 दूना 70, 70 दूना 140, तो 35 चौक 140 होता है,
तो ये 280 हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम कितना बनेगा, 280 बनेगा। ठीक है, तो हमको 280 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे दोनों की पैकेट की संख्या समान करना है, 280 बनाओ। 280 बनाने के लिए यहाँ 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 से, और यहाँ किससे गुना करना पड़ेगा, 280 बनाने के लिए यहाँ 8 से गुना करना पड़ेगा, 8 से। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। तो तुम बता मेरे भाई, ये टोटल में 7 से गुना हो रहा है तो पूरे रेशियो में 7 से गुना हो जाएगा, और ये टोटल में 8 से गुना हो रहा है तो पूरे रेशियो में 8 से गुना हो जाएगा, 8 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तभी तो यहाँ टोटल पैकेटों की संख्या तुम चार यहां से देख लो 40 सटे 280, या यहां से देख लो 35 सटे 280, दोनों समान है। चाहे तुम यहां से गुना करके देख लो 280 आएगा, यहां से भी गुना करके देख लो 280 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट निकाल जाएगा, अब डायरेक्ट निकल जाएगा। बताओ मेरे भाई, जंबो पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न जंबो, इसका वैल्यू कितना है बताना, जंबो पॉपकॉर्न का वैल्यू कितना है बताना, जंबो पॉपकॉर्न का वैल्यू कितना है, ये 16 गुना 7 हो जाएगा, 16 गुना 7, 16 गुना 7 बटा जंबो चिप्स कितना है बताना, जंबो चिप्स कितना है, 14 गुना 8 हो जाएगा, 14 गुना 8, ये 14 गुना 8 हो जाएगा, 14 गुना 8। दोनों की पैकेटों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, क्या होगा, बस यहां पे काट कूट कर दो, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो मेरे भाई ध्यान से देखना, 7 से ये 2 मरतबे चला गया, और 8 से ये 2 मरतबे चला गया, और 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, तो क्या रेशियो बनेगा, 1:1 रेशियो बनेगा। क्या रेशियो बनेगा, 1:1 बनेगा, 1:1 बनेगा। ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरे समझ रहा है क्वेश्चन, यहां पर पैकेटों की संख्या का योगफल दोनों जगह समान करना है, यहां योगफल 40 आ रहा है, यहां 35 आ रहा है, तो दोनों को सेम रंग का बनाने के लिए इन दोनों का एलसीएम लगाऊंगा 280। 280 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां 40 है तो 7 से गुना करना पड़ेगा पूरे रेशियो में, और यहां मेरे भाई 35 है तो 8 से गुना करना पड़ेगा पूरे रेशियो में, तब जाके दोनों की पैकेटों की संख्या समान हो जाएगा। ठीक है, चलो 87 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। एक्स वाई तथा जेड की आय 3:4:2 के अनुपात में है। ठीक है मेरे भाई, 3 बंदा है एक्स वाई और जेड, 3 बंदा है एक्स वाई और जेड, ध्यान से सुनते रहना, एक्स है वाई है और जेड है, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। 3 बंदा है एक्स वाई जेड, इसके इनकम का रेशियो दे रखा है, 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 कितना दे रखा है बताना, इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4:2, 3:4:2 इनके इनकम का रेशियो दे रखा है। ठीक है, आगे पढ़ो, तथा उनके खर्च का अनुपात है 5:5:2, खर्च का अनुपात भी दे रखा है तीनों का, यानी एक्सपेंसेज का रेशियो दे रखा है, और ये रेशियो कितना दे रखा है, 5:5:2, इनके खर्च का भी रेशियो दे रखा है। ठीक है, यदि एक्स 18,000 रुपए की आय में से 3,000 रुपए बचाता है, ध्यान से सुना हमारी बात, एक्स के बारे में बात कर रहा है, एक्स के बारे में, एक्स जो है वो 18,000 रुपए की आय में, यानी 18,000 रुपए अगर इनकम है उसका, 18,000 रुपए की आय में, 18,000 रुपए की आय में 3,000 रुपया बचाता है, 3,000 रुपया बचाता है, 3,000 रुपया बचाता है, 3,000 रुपया बचाता है, 3,000 रुपया सेविंग करता है, तो तुम बता मेरे भाई ये क्या दे रखा है, ये एक्स का इनकम से सेविंग का रेशियो है, ये एक्स का इनकम से सेविंग का रेशियो है, ये एक्स का इनकम से सेविंग का रेशियो है। कितना हो जाएगा इनकम से सेविंग का रेशियो, 3 0 से 3 0 गया, 3 इकाई 3, 3 6 18, 6:1 हो जाएगा, इनकम से सेविंग का रेशियो 6:1 हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, एक्स का इनकम भी पता है, सेविंग भी पता है, तो एक्स का खर्चा कितना यूनिट हो जाएगा बताओ, यहां से इनकम 6 यूनिट है, 1 यूनिट बचाता है, तो खर्चा कितना हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट, 5 यूनिट हो जाएगा खर्चा, 5 यूनिट। अब मेरे भाई रेशियो को बैलेंस करेगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, रेशियो को पहले बैलेंस करो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहां एक्स का जो खर्च है, यहां जो एक्स का खर्च है वो 5 यूनिट है, यहां जो एक्स का खर्च है वो 5 यूनिट है, 5 यूनिट, और यहां एक्स का जो इनकम है वो 6 यूनिट है, 6 यूनिट। क्या यहां पे मैच खा रहा है, मैच कराओ तो, एक्स का खर्च 5 यूनिट है, तो सर एक्स का खर्च 5 यूनिट मैच खा गया, एक्स का खर्च कितना है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट, तो एक्स का इनकम कितना है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट, तो यहां एक्स का इनकम क्या 6 यूनिट है, नहीं है, तो इसको मैच कराना होगा तभी रेशियो बैलेंस होगा। एक्स का खर्चा 5 यूनिट है तो 5 यूनिट मैच खा गया, ठीक है। यहां एक्स का इनकम 3 यूनिट है, यहां एक्स का इनकम 6 यूनिट है, तो दोनों सेम होना चाहिए ना, तो यहां 6 यूनिट है तो इसको भी 6 यूनिट बनाओ, तो इसको 6 यूनिट बनाने के लिए पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा, पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा, पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा,
तो तुम बताओ मेरे भाई एक्स का इनकम अब कितना हो जाएगा, नया इनकम हो जाएगा 6 यूनिट, वाई का नया इनकम कितना हो जाएगा 8 यूनिट, और जेड का नया इनकम कितना हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब बात बाकी सब चीज सही है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वाई की बचत क्या होगा, वाई की बचत क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। इनकम में से अगर मैं एक्सपेंस को घटाता हूं तो क्या आ जाएगा, सेविंग्स ही आएगा, ये सेविंग्स ही आएगा, बचत का रेशियो आ जाएगा। इनकम में से अगर मैं एक्सपेंस को घटाता हूं तो सेविंग्स का रेशियो ही आएगा, सेविंग्स का रेशियो ही आएगा। ठीक है, आगे पढ़ो मेरे भाई। सेविंग्स का रेशियो आएगा, कितना आएगा बताना, एक्स का सेविंग कितना हो जाएगा 6 5 1 यूनिट, वाई का सेविंग कितना हो जाएगा 8 5 में घटाएंगे तो 3 यूनिट, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तीनों के सेविंग का रेशियो आ गया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, वाई का सेविंग बताओ क्या होगा, तो वाई का सेविंग कितना है 3 यूनिट है, 3 यूनिट। क्वेश्चन हमसे 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, 3 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, तो तुम बताओ मेरे भाई 3 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा बताना, 3 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा बताना, 3 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा बताना। 3 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा उसका मुंह मिलेगा तब जाकर 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, 18,000 रुपया एक्स की आई है या 3,000 रुपया एक्स की बचत है, दोनों में से एक पकड़ लो कोई। 18,000 रुपया एक्स की आई है या 3,000 रुपया एक्स की बचत है, इसको पकड़ लो, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। मैं इनकम पकड़ता हूं, इनकम एक्स का इनकम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 18,000 रुपया है, और एक्स का इनकम मेरे अकॉर्डिंग कितना है 6 यूनिट है, 6 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग एक्स का इनकम 6 यूनिट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 18,000 है, 18,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3,000 आ गया, 3,000 3,000 गुना है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 3,000 आ गया, 3,000। तुम यहां से भी पकड़ेगा तब भी 3,000 आएगा, यहां से भी पकड़ेगा तब भी 3,000 आएगा। एक्स का बचत कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3,000, और मेरे अकॉर्डिंग एक्स का बचत कितना, 1 यूनिट है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3,000 आया कि नहीं आया, कहीं से भी पकड़ेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 3,000 ही आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 3,000 है तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3,000 से गुना कर दोगे तो 3 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 9,000 रुपया हो जाएगा, 9,000। ठीक है, तो वाई का जो सेविंग है वो कितना हो जाएगा मेरे भाई 9,000 रुपया हो जाएगा, 9,000। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, इससे आगे का क्वेश्चन हम कल करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।